हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 28 एसएसटी के लिए, जो कि फरवरी में होना है। ठीक है, इसके पहले के वीडियोस अगर आपने नहीं देखे हैं तो उन्हें देख लीजिए। एक क्रम से देखेंगे तब चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ आएंगी। पहला क्वेश्चन देखेंगे आज का हम। हिस्ट्री सेगमेंट से हमने पहला क्वेश्चन लिया हुआ है। दिल्ली सल्तनत अभी हम लोगों का चल रहा है। पहला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित शासकों को सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। अर्थात क्रोनोलॉजी सेट करनी है, कौन से शासक पहले आए, फिर उसके बाद कौन आए, फिर उसके बाद। ठीक है, ऑप्शंस में देखिए, इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, रजिया सुल्तान या फिर गयासुद्दीन बलबन। तो मैंने कल आपको बताया हुआ था कि जो इल्तुतमिश है उनकी बेटी थी रजिया सुल्तान, तो जाहिर सी बात है कि बाप पहले आएगा उसके बाद बेटी आएगी। ठीक है, तो चलिए इसको सेट करेंगे। और हमने बताया था कि 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा गुलाम वंश की स्थापना की गई थी। अर्थात सबसे पहले जो आएंगे वो आ जाएंगे कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, तो इनको आप जब सेट करेंगे तो दूसरा वाला सबसे पहले आना चाहिए, और दूसरा वाला पहला केवल दो ऑप्शन में है, तो ये दोनों तो उत्तर होगा नहीं, इन दोनों को हटा दीजिए। ठीक है, उसके बाद देखिए, उसके बाद आप देखेंगे कि इल्तुतमिश आते हैं। ठीक है, तो मतलब कि ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक हैं इनके बाद जो शासन संभालने का काम करते हैं वो इल्तुतमिश आते हैं। अर्थात दो के बाद एक आएगा, और इस हिसाब से उत्तर आपको मिल जाएगा ऑप्शन ए वाला। और इल्तुतमिश के बाद फिर रजिया सुल्तान आती हैं, और उसके बाद गयासुद्दीन जो बलबन है वो आते हैं। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 2 1 3 4। यहाँ पे आपको क्रम से कौन कब आया है ये भी दे दिया गया है। ठीक है, जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक मैंने बताया कि 1206 में गुलाम वंश की स्थापना। ठीक है, तो दिल्ली सल्तनत में स्थापित होने वाला जो पहला वंश है वो है गुलाम वंश, जिसकी स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा की गई थी। कब की गई थी? 1206 में। 1210 में इनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद आप देखेंगे कि इल्तुतमिश जो कि मतलब 1210 से 1236 तक शासन करते हैं, वो शासक बनते हैं। ठीक है, उसके बाद महत्वपूर्ण शासकों में रजिया आती हैं 1236 से 1240, और उसी के बाद फिर इसी ममलूक, या इसी को जो है गुलाम वंश या ममलूक वंश दोनों ही कहा जाता है, इसी वंश में गयासुद्दीन बलबन आते हैं 1266 से 1287 तक। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए वाला। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। यहाँ आपसे कह रहे हैं कि 14वीं सदी में मोरक्को से कौन सा यात्री आया था। ठीक है, तो बताइए, ऑप्शन हमारे पास क्या है? अलबरूनी। तो अलबरूनी तो नहीं होंगे, क्योंकि हमने देखा था किताबुल हिंद इनके द्वारा लिखी गई थी, और दिल्ली सल्तनत की स्थापना के बहुत पहले वो लिखी गई थी। इब्न बतूता, फ्रांसवा बर्नियर या फिर मार्को पोलो। ठीक है, तो आप देखिए मोरक्को से कौन आया था ये आपको बताना है, तो हो जाएगा इब्न बतूता। ठीक है, तो इन्हीं के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है किताबुल रहला, और इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी वाला। ये मार्को पोलो जो हैं ये इटली से आए थे। ठीक है, तो इसका उत्तर ऑप्शन बी जाने रहिएगा। तो इब्न बतूता जो कि मोरक्को के यात्री थे, और मोरक्को कहाँ है? तो अफ्रीका में है। ठीक है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट का एक कंट्री है मोरक्को, वहां से आए थे। और उन्होंने उस समय के सरदारों और उनकी जो किलेबंदी है उसके बारे में थोड़ा वर्णन वगैरह किया है। कहाँ किया होगा? तो जाहिर सी बात है अपने पुस्तक में किया होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ आपसे पूछ रहे हैं कि जो दिल्ली सल्तनत में एक प्रकार का टैक्स लगता था, खराज। ठीक है, तो वहां पे आप देखेंगे खराज, खुम्स, जजिया, इस तरह के कुछ टैक्स लगा करते थे। आपको बताना है कि खराज किस पर लगता था। ऑप्शन देखिए, कह रहे हैं क्या ये मवेशियों यानी कि जो मतलब पशु होते हैं उनके ऊपर टैक्स था। दूसरा, घरों पर टैक्स था। तीसरा देखिए, कृषि पर आर, या फिर व्यापार पर कर। बताइए खराज क्या था? तो ये एग्रीकल्चर पर लगने वाला कर था, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे घर पे भी एक कर लगता था, उसको घरई कर कहा जाता था। जो मवेशी हैं उनको लोग पाल रहे हैं तो उनको मतलब चराने के लिए कहीं ना कहीं ले जाते होंगे, तो उसके लिए एक चरई कर नाम का कर लगता था। और इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी वाला, सॉरी ऑप्शन सी, यानी कि टैक्स ऑन कल्टीवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, और उसके पहले देख लेते हैं इसकी जो व्याख्या है। तो देखिए, जो खराज है वो एग्रीकल्चर पर लगता था, और सबसे बड़ी बात कि किसान की उपज पर 50% होता था, मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब भारी मात्रा में टैक्स लगता था। सोचिए 50% वो केवल और केवल टैक्स दे देगा, तो उसी में उसको जो 50% उसी में उसको खाना भी है, उसी में उसको बेचना भी है, उसी से उसका अपना मतलब कि 6 महीने का काम भी चलाना है। तो ये बहुत मतलब कि शोषण हो रहा था उस समय। आगे देखिए, और हमारे अगले क्वेश्चन में आपसे कह रहे हैं कि चलिए बताइए, एकता प्रणाली के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है। ठीक है,
पहला देखिए कि सेना नायकों को दी गई भूमि जो है वो इक्ता कहलाती थी, और दूसरा कह रहे हैं कि इक्ता को संभालने वाले को इक्तादार या मुक्ति कहा जाता था, तो ये तो एकदम सही होना चाहिए। तीसरा देखिए कह रहे हैं मुक्ति का जो पद है ना वो वंशानुगत होता था, नहीं यही वाला स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा, यानी कि ये वंशानुगत नहीं होता था, यानी कि बाप से बेटे में नहीं ट्रांसफर होगा। तो इस हिसाब से आप देखिए कि पहला और दूसरा तो सही है, ठीक है, ऑप्शन ए वाला सही है, बाकी तीसरा गलत है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो मुक्ति का पद है वो वंश परंपरा से नहीं चलता था, उन्हें इक्ता जो है ना वो थोड़े टाइम के लिए मिलता था, और इसके पीछे का जो मेन रीज़न है कि बहुत थोड़े टाइम के लिए इक्ता मिलेगा, उसके बाद किसी और को मिल जाएगा। तो ऐसा माना जाता था कि कहीं इक्तेदार जो है वो अपने आप को स्वतंत्र शासक के रूप में ना समझने लगे, और पता चला कि बहुत ज़्यादा उन्होंने टैक्स वगैरह वसूल लिया, और वो जो केंद्र है उसी को टक्कर देने पहुंच गए कि चलो हटो तुम, अब हम जो है यहाँ के शासक बनेंगे, ठीक है। तो मजबूत ना होने पाए इसलिए जो है चेंज कर दिया जाता है। आप देखिए कि किसी भी रूलर को आप देखिए, यानी कि जो भी शासक होते हैं, अगर वो अपने आप को जान जाएं कि अब हम लाइफ टाइम के लिए रूल करने वाले हैं, तो उनके अंदर ना जो तानाशाही है वो प्रवृत्ति पनपने लगती है। तो कहीं ना कहीं ये मेन रीजन था कि थोड़े टाइम के लिए इतना दिया जाता था कि ये लोग कहीं तानाशाह न बनने की ओर अग्रसर हो जाए, ठीक है। आगे देखिए, और हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो आपसे क्या कह रहे हैं कि किसने अपने सैनिकों के लिए सीरी नामक एक नया गैरिसन शहर बनवाया था। अब गैरिसन शहर कौन सा है आपको पता है ना, कि जहाँ पे सैनिक रहा करते थे, यानी कि सैनिक छावनी जो हुआ करती थी उसे गैरिसन कहा जाता था दिल्ली सल्तनत में। आपको बताना है कि कौन से वो शासक थे जिन्होंने सीरी नामक एक नया नगर ही बसा दिया था, जो कि उन्हीं लोगों के लिए था जो मतलब कि उनके सैनिक थे। ऑप्शन देखिए, कह रहे हैं मोहम्मद तुगलक, तो ये मोहम्मद बिन तुगलक, एमबीटी की बात हो रही है क्या। दूसरा देखिए अलाउद्दीन खिलजी, तीसरा देखिए इल्तुतमिश या बलबन। तो ये सारे काम जो करने में तेज रहे हैं वो रहे हैं ए के, अर्थात अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, मंगोलों के हमले का सामना करने के लिए जो अलाउद्दीन खिलजी हैं उन्होंने अपने सैनिकों के लिए एक नगर बसाया, जिसका नाम क्या रखा, जाहिर सी बात है गैरिसन शहर, ठीक है। आगे देखिए, और हाँ आज जो है ना हिस्ट्री में हम लोग जो है एनसीईआरटी के एक्सप्लेनेशन नहीं देखेंगे, ठीक है। तो एनसीईआरटी हिस्ट्री जो है उसका एक्सप्लेनेशन आज हम नहीं देखेंगे, उसको अगले वीडियो में देखेंगे। अभी हमारा 2 चैप्टर बचा हुआ है, एक ज्योग्राफी और एक पॉलिटी का, आज उसकी व्याख्या देखने वाले हैं। तो आज ध्यान रखिएगा, ज़्यादातर जो मतलब कि हमारी क्लास का समय रहेगा वो कंसेप्चुअल मतलब रहने वाला है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा एमसीक्यू नहीं डिस्कस करेंगे, केवल हिस्ट्री के ही 20 एमसीक्यू देखेंगे। बाकी ज़्यादातर जो फोकस रहेगा क्लास का वो कहाँ रहेगा, हिस्ट्री के अलावा जो हम लोग ज्योग्राफी और सिविक्स या पॉलिटी करते हैं उस पे, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हम लोग 5 क्वेश्चन किए हैं, 7 क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद फिर हम चल के ज्योग्राफी का जो रेगिस्तान में जीवन वाला सेक्शन है उसको कवर करेंगे, फिर उसके बाद 5 क्वेश्चन फिर 7 क्वेश्चन रहेगा उसको करेंगे, और उसके बाद फिर पॉलिटी जो औरतों ने बदली दुनिया वाला टॉपिक है उसको कवर करेंगे, ठीक है। तो ये आज की हमारी जो क्लास है उसकी रूपरेखा रहने वाली है। तो आगे देखिए, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आपसे क्या कह रहे हैं, तो ये मोहम्मद तुगलक, ठीक है। तो ऐसा माना जाता है कि जो मोहम्मद बिन तुगलक थे ना वो अपने टाइम में सबसे पढ़े लिखे शासक थे, और ऐसा कहा जाता है कि जो पढ़े लिखे लोग होते हैं ना उनको बहुत इधर उधर की बातें आती रहती हैं। इन्होंने कई सारे एक्सपेरिमेंट किए और वो सारे के सारे एक्सपेरिमेंट फेल हो गए, इसी वजह से इनको रक्त पिपासु बादशाह या फिर खून का प्यासा राजा जो है इस तरह की संज्ञा मिलने लगी थी, ठीक है। चलिए, तो कह रहे हैं कि जो मोहम्मद बिन तुगलक हैं इन्होंने सांकेतिक मुद्रा यानी टोकन करेंसी क्यों स्टार्ट की वो आपको बताना है। पहला देखिए, कह रहे हैं सोने और चांदी की कमी के कारण, तो ऐसा नहीं है, सोने और चांदी की कमी हुई थी इस कारण से इन्होंने टोकन मुद्रा नहीं स्टार्ट की थी, इसके पीछे और कुछ कारण था। कह रहे हैं चाइना के साथ व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिए, तो ये भी नहीं है। इसका जो सबसे अच्छा उत्तर होगा वो हो जाएगा क्योंकि सैनिक जो इनके द्वारा रखे गए थे उनको वेतन देने के लिए पैसे की मतलब की ज़रूरत थी, और उन्होंने जब एक विशाल सेना तैयार की है तो उनको पैसा कहाँ से देंगे, तो उन्होंने कहा कि जाने दो सोने चांदी के सिक्के को मारो गोली, टोकन मुद्रा चलाते हैं, ठीक है। आज हम लोग जो सिक्के यूज़ करते हैं वो क्या है, तो इसी तरह से ही सांकेतिक मुद्रा ही है, ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी वाला, यानी कि सैनिकों को वेतन देने के लिए उन्होंने एक विशाल सेना तैयार कर रखी थी, और इसी कारण सांकेतिक मुद्रा इनको चलानी पड़ी थी, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे, जब हम लोग टॉपिक देखेंगे ना एनसीईआरटी में तो आपको समझ आएगा कि इनके द्वारा कौन कौन से एक्सपेरिमेंट किए गए और कैसे एक के बाद एक एक्सपेरिमेंट इनके फेल होते गए। तो देखिए,
जो मोहम्मद बिन तुगलक हैं, जिनको एमबीटी कहा जाता है, इन्होंने अपनी विशाल सेना की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए और उनको वेतन देने के लिए धन की आवश्यकता की वजह से सोने और चांदी की जगह जो सस्ती धातु के सिक्के हैं वो चलाए थे। ठीक है, आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहे हैं कि भारत में मक्का की ओर की दिशा को क्या कहा जाता है। ठीक है, तो जो नमाज पढ़ा जाता है वो मतलब कि पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके पढ़ा जाता है, तो बताइए उसे क्या कहा जाता है। ऑप्शन देखिए, इमाम तो नहीं कहते हैं, खुतबा तो लिखवाया है पढ़वाया जाता है, तो ये भी नहीं होगा, ये हो जाएगा किबला। ठीक है, ऑप्शन सी जो है वो एकदम सही उत्तर हो जाएगा कि किबला कहा जाता है भारत में मक्का की ओर की दिशा को। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए, तो नमाज के दौरान जो मुसलमान हैं वो मक्का की तरफ मुंह करके खड़े होते हैं। भारत में ये पश्चिम की ओर पड़ता है, यानी भारत देश में आप हैं तो आपके पश्चिम दिशा में पड़ेगा मक्का, और इस दिशा को क्या कहा जाता है, किबला नाम से संबोधित किया जाता है। ठीक है, तो जैसा कि मैंने कहा था क्वेश्चन नंबर 7 तक देखेंगे, उसके बाद हम लोग रेगिस्तान में जीवन वाला जो टॉपिक है एनसीईआरटी का वो कवर करेंगे, तो हम वहीं पे आपको ले चलते हैं। और अगर आपने 2021 का पेपर जो हमने सॉल्व कराया है कल उसको नहीं देखा है तो उसको देख लीजिए, सारा डिटेल में मैंने एमसीक्यू जो पूछा गया था प्रीवियस ईयर में वो करवाया हुआ है 2021 वाला। तो देखिए, ये है हमारा चैप्टर नंबर 9। ठीक है, और ये कौन सी क्लास का है, तो याद रखिएगा क्लास 7 ज्योग्राफी का ये चैप्टर नंबर 9 है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कल हमने देखा था 2021 में जो क्वेश्चन हमने सॉल्व कराए हैं उसमें कई सारे क्वेश्चन यहाँ से बने हुए हैं, और भी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि इस चैप्टर से बहुत क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, 2023-24 सब में क्वेश्चन बना हुआ है। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि आखिरकार ये रेगिस्तान क्या होता है। अगर आपके दिमाग में इस तरह की बातें हैं कि जहाँ पे धूल भरी आंधियाँ उड़ रही हैं, दूर दूर तक बालू जो है, गर्म रेत फैली हुई है, केवल उन्हें हम लोग रेगिस्तान कहते हैं, तो फिर आप गलत समझ रहे हैं। ठीक है, फिर आपने कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं रखी है। रेगिस्तान किसको कहा जाता है, तो रेगिस्तान एक शुष्क प्रदेश होता है, यानी कि सूखा प्रदेश होता है, जहाँ पे या तो बहुत ज़्यादा तापमान या फिर बहुत कम तापमान हो सकता है। ठीक है, यानी कि ऐसा नहीं है कि केवल गर्म तापमान ही मिलेगा, हो सकता है बहुत ठंडा तापमान हो, बावजूद इसके वो रेगिस्तान कहलाए। तो इसका जो मेन डिपेंडेंसी होता है वो होता है कि वर्षा कितनी हो रही है, वहाँ पे पाए जाने वाले जो पेड़ पौधे हैं वो किस टाइप के हैं, तो इस पे डिपेंड करता है कि कोई जगह मरुस्थल है या नहीं है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, रेगिस्तान दो टाइप के होते हैं, एक तो ठंडा रेगिस्तान, दूसरा गर्म रेगिस्तान। ठंडा रेगिस्तान वहाँ पे बहुत ठंडाई होगी, इवन माइनस में -30-40 डिग्री सेल्सियस तक का वहाँ का टेम्परेचर हो जाएगा, बर्फ जमी रहेगी। वहीं अगर आपसे गर्म रेगिस्तान की बात करें तो गर्म रेगिस्तान बहुत गर्म होगा, जैसे अपना थार का मरुस्थल। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो याद रखना है कि हम लोग कैसे समझेंगे कि कोई स्थान मरुस्थल है कि नहीं, तो भाई वहाँ की वर्षा कितनी होती है। ठीक है, चलिए, यहाँ आपसे कह रहे हैं कि विश्व के उन स्थानों के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा कष्टकारी टेम्परेचर रहने के बाद भी वहीं की मतलब जलवायु में जीना सीख गए हैं। कुछ स्थान तो ऐसे हैं जो कि आग की तरह गर्म हैं, और कुछ ऐसे हैं जो एकदम बर्फ के जैसे ठंडे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अपना थार का मरुस्थल एकदम आग की तरह गर्म है, और अपना लद्दाख जो कि ठंडा मरुस्थल है वो कैसा है, तो वो बर्फ के जैसे ठंडा है। ठीक है, आगे देखिए, कह रहे हैं कि ये विश्व के रेगिस्तानी क्षेत्र होते हैं, और इन क्षेत्रों में कम वर्षा, ध्यान से देखिए, यही रेगिस्तान की विशेषता भी होती है कि वर्षा कम होगी, विरल वनस्पति मतलब सघन या डंस वनस्पतियां नहीं मिलेंगी, मतलब इक्का दुक्का वनस्पतियां आपको देखने को मिलेंगी। और आगे देखिए, साथ में कह रहे हैं चरम तापमान, यानी कि टेम्परेचर, चरम तापमान का मतलब यही मत समझिएगा कि बहुत हाई टेम्परेचर, नहीं, बहुत लो टेम्परेचर भी चरम तापमान ही हो जाएगा, अर्थात मतलब टेम्परेचर में जीना मुश्किल हो जाए आपके लिए, वो कैसा होगा, वो चरम टेम्परेचर ही माना जाएगा। आगे देखिए, कह रहे हैं तापमान के आधार पर आपको दो तरह के रेगिस्तान देखने को मिलेंगे, एक तो ठंडे और दूसरे गर्म। ठीक है, कह रहे हैं कि इन स्थानों में जहाँ कहीं भी थोड़ा बहुत जल उपलब्ध होता है, लोग वहीं पर अपना एग्रीकल्चर वगैरह करने का जो काम है वो कर लेते हैं। आगे देखिए, ये देखिए सहारा रेगिस्तान की बात हो रही है, और ये कहाँ का है, तो ये विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, गर्म रेगिस्तान। कहाँ पे है, अफ्रीका देश में है। कहाँ है, सॉरी, अफ्रीका देश नहीं कहेंगे, दरअसल अफ्रीका कॉन्टिनेंट कहेंगे। ठीक है, तो जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट यानी अफ्रीका महाद्वीप है, वहां पे इसका विस्तार है सहारा रेगिस्तान का। ठीक है, यहाँ देखिए, आपसे कह रहे हैं कि मतलब रेगिस्तान सहारा,
तो विश्व और अफ्रीका महाद्वीप के मानचित्र को आपको देखना है, तो यहाँ पे ना उसका मानचित्र वगैरह दिया गया है। देखिए ये है अफ्रीका का मानचित्र, ठीक है। तो हमने पहले भी बताया हुआ है, टोटल 7 कॉन्टिनेंट्स हैं हमारे विश्व में, और उसी में ये जो कॉन्टिनेंट है इसका नाम है अफ्रीका कॉन्टिनेंट। इसी अफ्रीका कॉन्टिनेंट में टोटल 11 देशों में फैला हुआ है हमारा सहारा का मरुस्थल। कौन कौन से वो देश हैं, तो देखिए पश्चिमी सहारा है, मॉरिटानिया है, अल्जीरिया, माली, नाइजर, लीबिया, मिस्र, चाड, सूडान, इरिट्रिया और सोमाली गणराज्य, ठीक है। तो टोटल 11 देशों में फैला हुआ है सहारा का मरुस्थल, जो कि पूरे विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल है, ठीक है। आगे देखिए, आगे आपसे क्या बता रहे हैं, कह रहे हैं कि जो उत्तरी अफ्रीका है उसके बड़े भूभाग पर फैला हुआ है, और सबसे बड़ी बात इसका जो क्षेत्रफल है वो याद रखिएगा कि विश्व का ये सबसे बड़ा रेगिस्तान है 8.54 लाख वर्ग किलोमीटर के साथ, ठीक है। वहीं आपको बता रहे हैं कि क्या आपको याद है कि नहीं कि हमारे भारत देश का क्षेत्रफल कितना है, तो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। लेकिन मैं आपसे पूछ रही हूँ कि बताइए 32,88,000 उसके बाद जो 3 अंक है वो क्या है, ठीक है। क्योंकि 32,88,000 सबको याद रखता रहता है, लेकिन लास्ट वाला क्या है वो भुला जाता है सबको। तो कमेंट करके बताइए, देखें एकदम बेसिक सा पॉइंट है ये। आगे देखिए, ये जो सहारा का मरुस्थल है, सहारा का जो रेगिस्तान है वो 11 देशों से घिरा है। हम लोगों ने देखा अल्जीरिया, चाड, मिस्र, लीबिया, माली, मॉरिटानिया, मोरक्को, नाइजर, सूडान, ट्यूनीशिया और पश्चिमी सहारा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये रट्टा मारना पड़ेगा, रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं होती है। इसके लिए ना आप मैप 2, 4, 10 बार देखिए, उसके बाद चीज़ें समझ आ जाती हैं कि अच्छा मैप में ये सारी लोकेशंस अफ्रीका में उत्तरी साइड है, तो फिर याद रहेगा कि हाँ ये हाँ यहाँ पे इसका विस्तार हो सकता है। फिर देखिए आगे आपसे क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि जब भी हमारे मन में रेगिस्तान के बारे में छवि आती है तो हम लोग क्या सोचते हैं कि बहुत दूर तक बालू या मतलब कि रेत का जो ढेर होता है, रेत ही रेत आपको दिखेगी, तो वही होता है मरुस्थल। हमारे दिमाग में ये बात शायद ही विरले कभी आती होगी कि ठंडा मरुस्थल हो सकता है, यानी कि बहुत दूर तक अगर बर्फ ही बर्फ आपको देखने को मिल रही है तो वो भी मरुस्थल हो सकता है। शायद ही आप लोगों के मन में आता हो, और क्या आप लोगों का ही, मेरे भी मन में ऐसा तो पहले नहीं था। जब पढ़ते पढ़ते चीज़ें पता चली कि भाई मरुस्थल जो है ना वो 2 तरह से होते हैं, ठंडा और गर्म, ठीक है। तो याद रखना है आपको कि 2 तरह के मरुस्थल हैं। अगर बालू ही बालू दिख रहा है वो भी मरुस्थल है, केवल बर्फ ही बर्फ दिख रहा है तो वो भी मरुस्थल है। क्यों? क्योंकि दोनों ही जगहों पर वनस्पतियां जो है वो लगभग नगण्य नहीं मानी जाएंगी, ठीक है। वहाँ और वहाँ चरम तापमान है, जीवन यापन भी बहुत कठिन है, तो इस तरह से। आगे देखिए, कह रहे हैं कि परंतु ये क्या हो रहा है देखिए आपसे कह रहे हैं कि परंतु जो सहारा मरुस्थल है वो बालू की विशाल परतों से ढका हुआ ही नहीं है, वरन वहाँ बजरी के विशाल और मतलब कि नग्न चट्टानी सतह वाले उत्थित पठार भी पाए जाते हैं। अर्थात वहाँ पे जो बजरी के मैदान हैं वो भी मिलते हैं, और इसके साथ साथ बालू की विशाल परतों से ढका हुआ जो चट्टान है वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। और ये जो चट्टानी सतहें हैं ये कुछ स्थानों पर तो 2500 मीटर से भी काफ़ी ज़्यादा ऊंची आपको मिलेंगी, ठीक है। आगे देखिए, और चित्र आप देख लीजिए। यहाँ आपसे कह रहे हैं कि क्या आप जानते हैं, तो चलिए बता दीजिए, काहे नहीं जान जाएंगे। कह रहे हैं कि आपको ये बात जान करके आश्चर्य होगा, तो आश्चर्यचकित होने के लिए आप लोग तैयार रहिए कि आज का जो सहारा रेगिस्तान है वो एक समय में पूरी तरह से हरा भरा मैदान था। 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था सीटेट में, याद आ रहा है कि नहीं? मैंने इसी अपने चैनल पे सॉल्व कराया हुआ है, तो 2020 का भी करवा दिया, 2021 का भी करवा दिया। अगर आपने नहीं देखा तो उसको देखिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है सीटेट के एग्जाम के लिए। पीवाईक्यूज आपको एक एक पीवाईक्यूज पता होने चाहिए। फिर देखिए, कह रहे हैं कि ये आज से बहुत सालों पहले कैसा रहा होगा, हरा भरा मैदान रहा होगा। जो सहारा में हमें कुछ केव्स मिली हैं, अर्थात गुफाएं मिली हैं, उनसे कुछ चित्र मिले हुए हैं। और यहाँ पे जो चित्र हैं उसमें आपको नदियाँ, मगरमच्छ, इस तरह के चित्र बनाए हुए देखने को मिलेंगे। हाथी, शेर, जिराफ, शुतुरमुर्ग और साथ में भेड़, पशु और अन्य जो सामान्य जानवर हैं उनके बारे में, ठीक है। तो इस वजह से ये माना जाता है कि भाई पहले यहाँ पे हरा भरा मैदान रहा होगा, तभी तो इतनी जो है मतलब की विविधता थी, जैव विविधता थी, वरना जीवन कैसे होता? मरुस्थल में तो जीवन होता नहीं है। तो कह रहे हैं कि यहाँ का जो जलवायु परिवर्तन हुआ उसने इसे काफी गर्म और शुष्क क्षेत्र में बदल दिया, ठीक है। यानी कि आज का जो सहारा मरुस्थल है, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, वो जलवायु परिवर्तन का परिणाम है। पहले तो वो हरा भरा था, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। आपको बता रहे हैं कि सहारा के अल अजीजिया क्षेत्र में जो त्रिपोली यानी कि लीबिया के दक्षिणी भाग में स्थित है,
आप समझिए, जो त्रिपोली है ना, ये लीबिया की राजधानी है और इसके दक्षिणी भाग में स्थित है अल अजीजिया। यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि 1922 में 57.7 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर है वो दर्ज किया गया था। ठीक है, तो याद रखना आप कि बहुत ज़्यादा जो टेम्परेचर है वो दर्ज किया गया था अल अजीजिया में। और कब? तो 1922 में। ठीक है, फिर देखिए जलवायु वगैरह के बारे में बता रहे हैं, तो जो गर्म रेगिस्तान है वहाँ की वायु, मतलब वहाँ की जो जलवायु है, जाहिर सी बात है वो काफ़ी गर्म और शुष्क होगी। ठीक है, और यहाँ की जो वर्षा ऋतु है ये बहुत ही मतलब थोड़े टाइम के लिए होगी, क्योंकि इसीलिए तो वो रेगिस्तान है, क्योंकि वहाँ बारिश नहीं हो रही है। तो बहुत ही थोड़े टाइम के लिए अचानक से थोड़ी बहुत बारिश हो जाएगी, मतलब अच्छी बारिश नहीं होगी कि आप वहाँ पे अनाज वगैरह ढंग से उत्पादन कर सकें। आगे आपको बताया जा रहा है कि जो आकाश है वो बादल रहित और निर्मल होता है। ठीक है, तो बारिश होनी नहीं है तो आकाश कैसे होगा? बादलों से घिरा हुआ? नहीं, बादल तो वहां रहेंगे ना जहाँ पे बारिश होनी है। तो यहाँ पे बादल जो है वो कैसे होते हैं? एकदम शांत रहते हैं। उनको आराम से अपने मन, मतलब अपने में मस्त रहना है, बारिश वारिश करानी नहीं, तो एकदम मौसम साफ आपको यहाँ देखने को मिलेगा। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पे जो नमी है ना वो संचित नहीं होती, यानी कि यहाँ पे जो नमी है वो इकट्ठी नहीं होती, बल्कि क्या होती है, वाष्प बन करके उड़ जाती है। जैसे हमने आपको बताया हुआ था कि कैसे जो पानी है वो जल वाष्प बन करके ऊपर जाता है और फिर संघनित होकर के बादलों में फिर से वर्षा कराता है। वाटर साइकिल याद आ रहा है कि नहीं? क्लास 6 में ही था, या नहीं क्लास 7 में ही था। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे बताया जा रहा है कि चूंकि यहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, यहाँ जो है जो नमी है ना वो बिल्कुल नहीं रह पाती। आप देखिए, धूप हो, कहीं पे भी बहुत तगड़ी धूप हो, आप वहाँ पे एक गिलास पानी रख दीजिए, आप देखेंगे कि धीरे धीरे उसका जो पानी है ना वो वाष्प बनकर उड़ जाएगा। या फिर जमीन में वैसे फैला दीजिए तो 10 मिनट बाद तो जमीन ही एकदम सूख जाएगी। तो ये क्या हो गया? पानी कहाँ चला गया? तो मैंने आपको बताया हुआ था कि जो पानी है ना वो भाप बन करके उड़ जाता है, यानी कि वाष्पित हो जाता है। तो फिर बताइए, जहाँ का टेम्परेचर इतना ज़्यादा है, जहाँ पे केवल और केवल मौसम शुष्क रहता है, जहाँ की जलवायु काफ़ी गर्म है, वहाँ पे पानी क्या संचित होगा? बिल्कुल नहीं होगा। वहाँ पानी संचित ना होकर के वाष्प बन करके उड़ जाता है। ठीक है, और इसको क्या कहते हैं? इसे कहते हैं वाष्पीकरण। आगे देखिए, दिन के समय का आप टेम्परेचर देखिए 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। तो सोचिए, 50 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर पहुंच जाता है। और आप देखिए, इससे क्या होगा कि जो रेत और नग्न चट्टानें हैं वो काफ़ी गर्म हो जाएंगी। बालू वगैरह में नॉर्मली जैसे लोग गंगा स्नान करने जाते हैं तो गंगा जी में जब धूप वगैरह खूब तेज़ रहती है, देखिए बालू कितनी गर्म रहती है। तो वही वाली कहानी यहाँ पे आप समझिए कि जब 50 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है वहाँ का, तो आप समझिए कि जो रेत है वो कितनी गर्म होगी और जो चट्टानें हैं वो भी बहुत गर्म हो जाएंगी। रोड पे जो है नंगे पैर चलना मुश्किल हो जाता है हम लोगों के यहाँ। आगे देखिए, मैंने देखा है जून वगैरह में, ठीक है, जब जून का मौसम आता है तो आप अगर दोपहर में, दोपहरिया में 2 बजे तक, दोपहर में 1 डेढ़ बजे तक जाएं छत पे, तो नंगे पैर 2 मिनट रुकना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो वही वो सब मतलब अपने जीवन से आप समझ सकते हैं कि जहाँ पे 50 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर होगा वहाँ पे क्या स्थिति होगी। आगे देखिए, कह रहे हैं कि इनके ताप का विकिरण होने से चारों तरफ सब कुछ गर्म हो जाता है। और रातें कैसी होती हैं? तो रेगिस्तान की ये खासियत होती है कि दिन बहुत गर्म होंगे और रातें काफ़ी ठंडी होंगी। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ बताई जा रहा है, मतलब बताया गया है कि रातें जो है वो काफ़ी ठंडी होती हैं। तापमान गिरकर हिमांक बिंदु लगभग 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। ठीक है, तो आपको दो जो है पॉइंट याद रखना है, एक तो क्वथनांक बिंदु, ठीक है, क्वथनांक बिंदु, और दूसरा है हिमांक बिंदु। हिमांक बिंदु, क्वथनांक मतलब क्या होता है कि वो टेम्परेचर जिस पे पानी उबलने लगता है, और पानी कितने टेम्परेचर पे उबलता है? 100 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, और हिमांक बिंदु किसे कहते हैं? तो वो टेम्परेचर जिस पे पानी क्या बन जाता है? भाप बन जाता है? बिल्कुल नहीं, पानी जो है वो बर्फ बन जाता है। क्या बन जाता है? बर्फ बन जाता है। ठीक है, तो क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट होता है, और जो हिमांक है वो क्या होता है कि भाई ऐसा टेम्परेचर है जितने में पानी बर्फ के जैसे ठोस बन जाए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ की रातें काफ़ी ठंडी होती हैं, हिमांक बिंदु तक चले जाते हैं और दिन काफ़ी गर्म होते हैं। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पे किस तरह की प्राणी जात पाया जाएगा, यानी कि कैसे जीव जंतु मिलेंगे, किस तरह की यहाँ पे वनस्पतियाँ मिलेंगी, ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है, खूब हमारे यहाँ क्वेश्चन बनता है इससे। तो आप ध्यान रखिएगा कि जो वनस्पतियाँ यहाँ की होंगी, अर्थात रेगिस्तानी इलाकों में जो वनस्पतियाँ पाई जाती हैं उनकी जड़ें काफ़ी लंबी हो जाती हैं। क्या होती हैं? जड़ें काफ़ी लंबी हो जाती हैं। और क्यों लंबी होती हैं? क्योंकि उन्हें पानी की तलाश होती है, और जब तक पानी की तलाश में वो पानी तक नहीं पहुँच जाती, अपनी जो जड़ है उसको लंबी करती रहती है। ठीक है, तो यहाँ पे और आप
देखेंगे कि जो मतलब जैसे एलोवेरा जैसे जो चीज़ें होती हैं उस टाइप की चीज़ें मिलेंगी, अर्थात जिनकी पत्तियाँ फूल जाती हैं और उनमें मतलब जेल टाइप का भरा रहता है। तो जैसे एलोवेरा आप समझिए, या फिर कैक्टस आपने देखा होगा, कैक्टस यानी कि जिसको हम लोग नागफनी कहते हैं, नागफनी, ठीक है। तो ये जो नागफनी है, ये जो मतलब कैक्टस है, ये इसी रेगिस्तान में ही पाई जाती है। तो कम पानी है तो ये लोग क्या काम करते हैं, अपनी पत्तियों को ना एकदम तने के जैसे बना लेती हैं, एकदम फुला लेती हैं, उसमें पानी को संचित करके रखती हैं ताकि भाई सर्वाइव कर सके, ठीक है। तो मतलब जैसी जलवायु होती है वहां पे पाने पाए जाने वाले जो जीव जंतु हैं वो उसी तरह से अपने आप को ढाल लेते हैं, ठीक है। तो देखिए, जो सहारा रेगिस्तान है यहाँ पे वनस्पतियों में क्या क्या मिल जाएगा, एक तो कैक्टस मिल जाएगा, खजूर मिलेगा और साथ में एकेशिया, ठीक है। तो इन तीनों के नाम आपको एकदम रटे होने चाहिए। कौन कौन से, कैक्टस, खजूर और एकेशिया, ये रेगिस्तानी इलाकों में पाए जाने वाले वनस्पति हैं, ठीक है। और यहाँ देखिए, यहाँ पे कुछ स्थानों पर मरु उद्यान खजूर के पेड़ से घिरे हुए हरित द्वीप भी पाए जाते हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। कुछ यहाँ पे जीव जंतु हैं जैसे ऊंट, तो ऊंट को तो रेगिस्तान का जहाज ही कहा जाता है, ये तो हम सभी जानते हैं। लकड़बग्घा जैसी जो प्रजातियां हैं वो मिलेंगी, सियार मिल जाएगा, लोखड़ी जिसको हम लोग कहते हैं, लोमड़ी, ठीक है, बिच्छू, सांप, इस तरह की कई सारी जो प्रजातियां हैं वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगी। इसी में छिपकली वगैरह भी हैं, ठीक है। अब देखिए, ये आपको ना सहारा का रेगिस्तान का मरु उद्यान दिखाया गया है, जहाँ पे आपको थोड़े बहुत ये जो पेड़ पौधे हैं वो आपको देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। ये देखिए, कह रहे हैं कि क्या आप जानते हैं, तो बताएं तब तो पता चले। जो वैज्ञानिक हैं इनको तो यहाँ से मछलियों के कंकाल भी मिले हैं, तो इससे आपको क्या समझ आ रहा है, तो इससे आपको यही समझ आना चाहिए कि भले ही आज जो स्थिति है वो यहाँ पे क्या हो गया है, मरुस्थल हो गया है, लेकिन चूंकि यहाँ से मछलियों के कंकाल मिले हैं तो इसका मतलब है कि कभी ना कभी वो स्थिति रही होगी जब यहाँ पे जल रहा होगा, क्या रहा होगा, जल, क्योंकि मछलियाँ तो जल में ही रहती हैं ना। चलिए आगे देखिए, फिर यहाँ पे किस तरह के लोग मिलते हैं, वहाँ के लोगों का जो जनजीवन है वो कैसे होता होगा, ये आप देखिए। तो सहारा के रेगिस्तान की जो जलवायु है वो काफ़ी कष्टकारी है। क्यों कष्टकारी है, तो हमने बता दिया कि दिन काफ़ी गर्म और रातें बहुत ठंडी होती हैं। तो यहाँ पे ना काफ़ी सारे जो समुदाय के लोग हैं वो निवास करते हैं। कौन कौन से हैं, जैसे बेदुइन और तुआरेग, मैंने क्वेश्चन में बताया था ना कि कौन से मतलब की जनजातियां हैं जो यहाँ पे बिलोंग करती हैं, तो ध्यान रखिएगा, बेदुइन और तुआरेग ये वो जनजातियां हैं जो सहारा के मरुस्थल में पाई जाती। आगे देखिए, चलवासी जनजाति वाले ये लोग हैं, अर्थात एक जगह टिक के नहीं रहते हैं, पशुओं को चराने के लिए यहाँ वहाँ आते जाते रहते हैं। तो ये लोग क्या क्या पालते हैं, कौन कौन से जीव जंतुओं का पालन करते हैं, तो जैसे भेड़ पाल लेंगे, बकरी पाल लेंगे, ऊंट और घोड़े जैसे जो पशु हैं उनको ये लोग पाल लेते हैं। फिर देखिए, इन पशुओं से इनको क्या मिलता है, तो जाहिर सी बात है दूध मिलेगा। इनकी खाल से ये लोग कुछ सामान बना लेते हैं, जैसे पेटी बना लेंगे, जूता बना लेंगे, पानी की बोतल बनाने के लिए भी चमड़ा वगैरह इनसे ले लेते हैं, ठीक है। आगे देखिए, पशुओं के बालों का उपयोग किसके लिए करते हैं, तो चटाई बनाने के लिए, कालीन बनाने के लिए, कपड़े और कंबल बनाने के लिए, ठीक है। और धूल भरी आंधियां और साथ में जो गर्म वायु है इससे बचने के लिए ये लोग क्या करते हैं, भारी भरकम वस्त्र पहनते हैं। जैसे आपने ईवीएस में एक पॉइंट पढ़ा होगा कि जो राजस्थान के लोग हैं वो बहुत मोटी दीवार वाली घर बनाते हैं। उसके पीछे का क्या रीजन है कि जो मोटे दीवार वाली घर होते हैं ना, वो अंदर की जो नमी है उसको बाहर नहीं जाने देते और बाहर की जो गर्मी है उसको हमारे घर के भीतर नहीं आने देते। तो वही वाला लॉजिक यहाँ काम करेगा कि भारी वस्त्र जो है वो पहनते हैं। इससे क्या होता है कि जो हमारे बॉडी का टेम्परेचर है वो नॉर्मल बना रहता है, हमारे अंदर जो नमी है हमारी बॉडी में वो बाहर नहीं जाने पाती, और बाहर से जो एकदम धूल भरी आंधियां चल रही हैं, एकदम लू जैसा माहौल है, वो हमारी बॉडी को स्पर्श नहीं कर पाता, तो हम लोग अच्छे से सर्वाइव मतलब कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ आपसे कह रहे हैं कि सहारा में जो मरु उद्यान है और मिस्र में नील नदी की जो घाटी है, यही वो इलाका है जहाँ पे लोग निवास वगैरह कर सकते थे, ठीक है, क्योंकि उस रेगिस्तान इलाके में तो जाना मतलब मुश्किल ही हो जाता है ना। कह रहे हैं कि यहाँ पे जो जल की उपलब्धता है वो मिल जाती है, क्योंकि जो नील नदी है उससे पानी वगैरह मिल जाता है, तो वहाँ से जब पानी मिल जाएगा तो फिर कुछ तो पेड़ पौधे मिल ही जाएंगे। तो कह रहे हैं कि वहाँ जो है नील नदी की घाटी में जल की उपलब्धता होने से लोग खजूर के पेड़ उगा लेते हैं, ठीक है। तो आपको समझ आ रहा है, रेगिस्तानी वाले इलाकों में खजूर मिलता है। और इसके साथ साथ यहाँ चावल, गेहूँ एवं सेम तथा अन्य जो फसलें हैं वो उगाई जाती हैं। तो कहाँ, क्या वो ठेठ जो रेगिस्तान है उसमें नहीं, जहाँ पे पानी मिल रहा है, जैसे नील नदी की घाटी, ठीक है। आगे देखिए,
कह रहे हैं कि मिस्र में उगाए जाने वाली जो कपास है वो पूरे वर्ल्ड में प्रसिद्ध है, ठीक है। और आप ध्यान रखिएगा, जो कपास होती है वो काली मिट्टी में मिलती है, ठीक है। कौन सी मिट्टी? काली मिट्टी। तो कपास सबसे ज़्यादा काली मिट्टी में मिलती है, इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है। तो मिस्र में पाई जाने वाली कपास पूरे वर्ल्ड में फेमस है, ये पॉइंट आपने याद रखना है। फिर देखिए, और जो रेगिस्तानी वाले इलाके होते हैं ना, वहाँ पे जो तेल होता है वो ज़्यादातर मतलब कि मिलने की संभावना रहती है। तो वही यहाँ आपको बता रहे हैं कि तेल की खोज संपूर्ण विश्व में अत्यधिक मांग वाले इस उत्पाद का अल्जीरिया, लीबिया और मिस्र में होने के कारण जो सहारा का रेगिस्तान है वो तेजी से परिवर्तित हो रहा है। अर्थात वहाँ पे तेल के भंडार हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा खुदाई वगैरह होती रहती, माइनिंग होती रहती है कुल मिला करके। तो परिवर्तन तो होना तय ही है। आगे देखिए, वैसे भी डेवलपमेंट के नाम पर बहुत ज़्यादा प्रकृति के साथ छेड़छाड़ किया जा रहा है, तो वो यहाँ भी आपको देखने को मिलेगा। फिर आप देखिए, इस क्षेत्र में प्राप्त कुछ अन्य महत्वपूर्ण खनिज हैं, जैसे फेरस यानी कि लोहा हो गया, फास्फोरस है, मैग्नीज और यूरेनियम। तो ये सारे जो खनिज हैं, इन सारे खनिजों का नाम आपको याद रखना है, ठीक है। कौन कौन से खनिज यहाँ पे मिल रहे हैं? लोहा, फास्फोरस, मैग्नीज और यूरेनियम, ठीक है। आगे देखिए, ना केवल वैसे परिवर्तन हो रहा है, बल्कि आप देखिए इनकी जो सांस्कृतिक जीवन शैली यानी कि जो इनका कल्चरल लाइफ है ना, उसमें भी परिवर्तन हो रहा है। कैसे? तो आप देखिए, आज यहाँ जो मस्जिद हैं उनसे भी ऊंचे कांच की खिड़कियों वाले भवन और ऊँटें, जो ऊँट पहले जो है जिस मार्ग पे चला करते थे, उन प्राचीन मार्गों की जगह पे क्या हो गए हैं? सुपर महामार्ग बन गए हैं, ठीक है। तो पहले जहाँ आप देखेंगे कि मस्जिद बना करती थी, वहाँ पे मस्जिदों से भी ऊंचे कांच की खिड़की वाले भवन बन चुके हैं। और जो ऊँट जिन रास्तों पे चला करते थे, जहाँ से लोग ऊँट पे सवारी करके अपना रास्ता पार किया करते थे, वहाँ आप देखिए सुपर महामार्ग बन गया है, ठीक है। आगे देखिए, नमक के व्यापार में ऊँटों का स्थान अब कौन ले लिए हैं? ट्रक। अब चूंकि रेगिस्तान का जहाज कहलाता था ऊँट, तो पहले ऊँट से लोग नमक का व्यापार किया करते थे, लेकिन अब क्या कर रहे हैं? अब ट्रकों से लोग अपना व्यापार वगैरह कर रहे हैं। फिर देखिए, ये जो तुआरेग है, इनको याद रखिएगा। ये मतलब की प्रजाति है कि जो तुआरेग लोग थे, जो कि विदेशी पर्यटकों के लिए मार्गदर्शक का काम कर रहे थे, आज अनेक चलवासी जनजाति के लोग शहरी जीवन की ओर जा रहे हैं, जहां वे तेल और गैस के कार्यों में नौकरी ढूंढते हैं। अब ये इसी कार्य में नौकरी क्यों ढूंढ रहे हैं? मजबूरी है, क्योंकि इसी क्षेत्र से पले बढ़े हैं और यही वाला काम उनको आता है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि जहाँ पे पहले तुआरेग लोग जो थे वो क्या काम करते थे, जैसे कोई विदेशी पर्यटक आया तो रास्ता दिखाने का काम करते थे। अब बेचारे क्या कर रहे हैं? चलें कहीं और नौकरी वगैरह की तलाश करें, क्योंकि इनकी जॉब जो है वो खतरे में आ गई है, ठीक है। आपने एक पॉइंट सुना होगा, बहुत ज़्यादा लोग बोलते रहते हैं कि एआई जो है ना वो जॉब को खतरे में डाल रहा है, ठीक है। एआई जो है वो सब जॉब खा जाएगा। अरे सारी जॉब नहीं खा जाएगा, नए तरीके की जॉब आएंगी, ठीक है। क्योंकि एआई सब कुछ अपने हाथ से तो कर नहीं लेगा, उसको इंस्ट्रक्शंस वगैरह देने होंगे, हाँ, लेकिन जॉब में तो कमी आएगी ही, ये तो हम सभी जानते हैं। चलिए आगे देखिए, फिर से आपसे कह रहे हैं कि आप जानते हैं, तो चलिए देख लेते हैं क्या बताना चाह रहे हैं ये। कह रहे हैं कि जब रेत को पवन उड़ा ले जाती है तो वहां गर्त बन जाता है। गर्त मतलब समझ रहे हैं? गड्ढा। क्या करते हैं? गड्ढा। तो ये जो गड्ढा है इसको कहा जाता है गर्त, ठीक है। गड्ढा ऐसे बनेगा ना, गड्ढा, ठीक है। तो ये जो मतलब जब रेत यानी कि जो बालू है उसको हवा उड़ा ले जाती है तो उस स्थान पे क्या बन जाता है? गर्त बन जाता है, यानी कि गड्ढा बन जाता है। जहां गर्त में भूमिगत जल सतह पर आता है वहां मरुद्यान बनते हैं, यानी कि भूमि से जल जो है उस स्थान पे आ जाता है, तो वहां पे बनने वाला जो इलाका है उसे हम लोग क्या कहते हैं? मरुद्यान। तो अभी वहां पे आया था ना मरुद्यान, तो हम लोग समझ रहे थे कि नहीं? मुझे समझ आ रहा था, आप पता नहीं समझ रहे थे ही नहीं मरुद्यान क्या होते हैं। तो मरुद्यान वही इलाका होता है जहाँ से रेत को हवा उड़ा ले जाती है, तो धीरे धीरे जो पानी है वो ऊपर आ जाता है। और जब पानी ऊपर नहीं, पानी नहीं, पानी का तो लेवल है वैसे ही का वैसा बना है, लेकिन गड्ढा धीरे धीरे बड़ा होता जाएगा। और जब गड्ढा बड़ा होता जाएगा तो पानी अपने आप ही ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो वहीं से फिर क्या बनता है? मरुद्यान बन जाता है। और ये क्षेत्र कैसे होते हैं? उपजाऊ होते हैं, लोग इनके आसपास बसते हैं और खजूर के पेड़ और अन्य जो फसलें वगैरह हैं उनका उत्पादन कर लेते हैं। कह रहे हैं कि कभी कभी ये जो मरुद्यान है ना, ये असामान्य रूप से काफी बड़े भी हो जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपको बताया गया है कि मोरक्को, और ये मोरक्को कौन सा है? तो वही जहां से आया हुआ था इब्न बतूता, ठीक है। तो ये मोरक्को में
टैफिलालेट मरु उद्यान एक विशाल मरु उद्यान का एग्जाम्पल है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये डायरेक्ट ऑप्शन एनसीईआरटी का ये पॉइंट है, क्वेश्चन बन जाएगा, स्टेटमेंट में भी बन जाएगा और भी किसी तरीके से पूछा जा सकता है। ठीक, ध्यान रखिए ये 13,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। तो आपको यहाँ से 2 पॉइंट देखने को मिला। एक तो सबसे बड़ा मरु उद्यान कौन सा है, तो मोरक्को का टैफिलालेट है, और दूसरा कि मरु उद्यान क्या होते हैं, ये वाला पॉइंट। ठीक है, याद रखिएगा ये सारे पॉइंट्स। देखिए एनसीईआरटी का एक एक पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसी वजह से मैं एक एक पॉइंट को डिस्क्राइब करते हुए चलती हूँ। और मैंने देखा है कि जब मैं एनसीईआरटी को कवर करना स्टार्ट करती हूँ ना, तो लोग वीडियो को स्किप करके चले जाते हैं, कहते हैं छोड़ो कौन देखे ये सब। और अंत में आप ध्यान रखिएगा कि यही एनसीईआरटी ही काम आएगी। आप कितने भी एमसीक्यू कर लीजिए, हम तो देखते हैं लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना, जितने भी टीचर्स करवा रहे हैं सब वही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अरे सारा का सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही थोड़ी ना रिपीट होगा, उससे मिलते जुलते जो अन्य पॉइंट्स हैं वो भी आएंगे भाई। तो केवल पीवाईक्यू से आपका जो तैयारी है ना वो अच्छी नहीं होगी। तो अगर आप किसी भी ऐसे चैनल पे प्रिपरेशन कर रहे हैं जहाँ केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कराए जा रहे हैं, तो समझ लीजिए कि आप गलत कर रहे हैं। आपको एनसीईआरटी खुद से करनी पड़ेगी, या फिर कोई करवा रहा है तब भी आप समझ लीजिए कि हाँ ठीक है। ठीक है, तो एनसीईआरटी को स्किप मत करिए, उसका कोई ऑप्शन नहीं है सीटेट के लिए। आगे देखिए, और एक छोटी सी बात है जो मैं कहना चाहूँगी, थोड़ा 2 मिनट का समय लगेगा। एक भाई साहब हैं जो कमेंट किए हुए थे कि मैम जो हमने कल 2021 का पेपर सॉल्व कराया था, उसी वीडियो पे कमेंट आया है कि 60 क्वेश्चंस को आप 40 मिनट में सॉल्व कराइए। अब आप इस बात को समझिए कि जो सीटेट का एग्ज़ाम है ना, जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो खुद जब सॉल्व करने बैठेंगे ना, तब भी हो सकता है कि आप 60 मिनट में, मतलब 60 क्वेश्चंस को 40 मिनट में ना कर सके। क्यों? क्योंकि बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चंस बनते हैं। आपसे ना वहाँ पे कंसेप्ट की डिमांड की जा रही है, और जब आप कंसेप्ट क्लियर करने बैठोगे तो भाई उसमें समय लगता है। फिर अब मैं या तो वन लाइनर टाइप के क्वेश्चंस कराऊं, अगर वन लाइनर टाइप के क्वेश्चंस कराऊंगी तो हाँ क्वेश्चंस तो हो जाएंगे, आपको ये मतलब कि रहेगा कि हाँ हमने पढ़ाई कर ली है। लेकिन आप यकीन मानिए कि जब एग्जाम में आप उतने लंबे लंबे क्वेश्चंस देखेंगे ना तो टाइम मैनेज कर पाएंगे, और ना आपको क्वेश्चंस का लेवल समझ आएगा। फिर आपको लगेगा कि क्वेश्चन बहुत टफ पूछा गया है, जबकि क्वेश्चन टफ नहीं पूछा गया है। क्वेश्चन तो आपसे 6 to 8 क्लास की एनसीईआरटी से ही पूछा गया है, और यहाँ पे ना कंसेप्ट ही क्लियर हो रहा है। और इसके पीछे का कारण क्या है, वो एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है। क्या आपके भीतर टीचर बनने की एलिजिबिलिटी है कि नहीं, आप टीचर बनने के योग्य हैं कि नहीं। क्योंकि जब कल को आप टीचर बन जाएंगे ना, तो आपको यही कंसेप्ट बच्चों को डिलीवर करने हैं। ऐसा तो है नहीं कि आप रटा रटाए एमसीक्यू लेकर के आए हैं और वही बच्चों को पढ़ा देंगे, उसको पढ़ाने से बच्चों को क्या समझ आएगा। तो वो एलिजिबिलिटी टेस्ट है कि आपके अंदर टीचर की योग्यता है कि नहीं है, और इस योग्यता को आप तब डेवलप करेंगे जब आप एनसीईआरटी को ढंग से एक एक लाइन पढ़ेंगे, समझेंगे, क्रिटिकल उसको आप एनालिसिस करेंगे। और ऐसे बाबू अगर आप सोच रहे हो कि हम किसी का भी जो है कंटेंट है उसको रट्टा मार करके सीटेट का एग्ज़ाम क्लियर कर लेंगे, तो आप गलत फहमी में हो। ठीक है, आपको कंसेप्ट्स क्लियर करने पड़ेंगे। तो फिर आप जब हमारी क्लास में आया करें ना, तो टाइम को जो है ना भूल जाया कीजिए कि कितना टाइम लगेगा। मेरी क्लासेस लेंदी इसीलिए होती हैं क्योंकि 1 महीने में ही आपको 3 सब्जेक्ट को कवर कराना है पैडागोजी के साथ। तो आसान नहीं है ये। ठीक है, जितना टाइम मैं आपको कंटेंट डिलीवर करने में लगाती हूँ ना, उससे 3-4 गुना ज़्यादा समय मैं इस कंटेंट को रेडी करने में लगाती हूँ। तो कृपया करके थोड़ा अच्छे मतलब विचार प्रस्तुत किया करें, मेहनत को देखिए। ये मत कहिए कि 60 क्वेश्चन को 40 मिनट में करवाइए, मैं करवा सकती हूँ। क्वेश्चन पढ़ा और फ़ौरन आंसर बताया, आगे बढ़ गए, क्या मतलब निकलेगा उससे आपका। चलिए आगे देखेंगे। और हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो आपसे क्या पूछा जा रहा है, सॉरी क्वेश्चन नहीं है। अब हम लोग गर्म रेगिस्तान हमने देख लिया, सहारा का जो रेगिस्तान था वो गर्म रेगिस्तान था, जो कि अपने भारत के बाहर था। ठीक है, कहाँ पे था, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में था, और अफ्रीका के उत्तरी इलाके में। अब हम जो दूसरा कॉन्टिनेंट देखने वाले हैं वो अपना एशिया कॉन्टिनेंट है। ठीक है, और अपने भारत देश की बात करेंगे। तो भारत देश में भी 2 तरह के मरुस्थल मिलते हैं, एक ठंडा एक गर्म। ठंडे में अपना लद्दाख है, और लद्दाख के बारे में ही हमारे एनसीईआरटी में बताया गया है। ठीक है, चलिए सबसे पहले देखिए पॉइंट क्या है, ठंडा रेगिस्तान लद्दाख। क्या कह रहे हैं आपसे, तो जो लद्दाख शब्द है ये 2 शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, एक तो ला और दूसरा है दाख। ठीक है, तो ला मतलब होता है दर्रा, क्या होता है, दर्रा। ठीक है, और दाख मतलब क्या होता है, देश। तो दर्रों का देश इट मीन्स लद्दाख। ठीक है, और आप ना बहुत सारे दर्रों के बारे में पढ़ेंगे जिसमें आपको मिलेगा बारालाचा, पेंसिला। फिर हम लोग क्या कहते हैं, बारालाचा दर्रा। तो जो बारालाचा ला लगा हुआ है ना, तो दर्रा बोलने की आवश्यकता नहीं। क्यों, क्योंकि ला जो है वो अपने आप में ही दर्रे का ही सेंस प्रस्तुत करता है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। यहाँ आपसे कह रहे हैं कि पृथ्वी के सबसे ठंडे स्थानों में एक
स्थान आता है लद्दाख का, जो कि द्रास है। अभी तो द्रास को आप ध्यान रखिएगा जिला भी घोषित कर दिया गया है, ठीक है। तो अब लद्दाख का जिला बन चुका है द्रास। चलिए अब हम लोग फटाफट देखते हैं स्थिति कहाँ है। मेरे ख्याल से आप सभी जानते हैं कि जो हमारा जम्मू कश्मीर है उसके उत्तर में है। पहले जम्मू कश्मीर का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन 2019 में एक मतलब कि गवर्नमेंट के द्वारा सुधार किया गया। सुधार के साथ आप देखिए कि अब जो है लद्दाख को अलग से एक यूटी का दर्जा दे दिया गया है, और जम्मू कश्मीर भी जो पहले स्टेट हुआ करता था अब उसको यूनियन टेरिटरी का दर्जा दे दिया गया है। तो लद्दाख और जम्मू कश्मीर दोनों ही अलग अलग यूनियन टेरिटरी के रूप में अब अपना अपना काम कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी वर्तमान में स्थिति कहाँ है, जम्मू कश्मीर के जस्ट ऊपर यानी कि उत्तर साइड में अपना जो लद्दाख है वो स्थित है। और इसके साथ साथ अगर आपसे पूछे कि हिमालय के कौन से हिमालय में स्थित है, तो याद रखिएगा बृहद हिमालय में स्थित है, ठीक है। कहाँ पे है, बृहद हिमालय में। और यहाँ आपसे कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के पूर्व में बृहद हिमालय में स्थित लद्दाख एक ठंडा रेगिस्तान है। तो हाँ, पूर्व ही कहिए या उत्तर, जो भी आप कहना चाहें कह सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जब आप इस तरह से देखेंगे देखिए, ये देखिए ये है जम्मू कश्मीर का हिस्सा, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर के पूर्व में भी लद्दाख है, और यहाँ देखिए उत्तर साइड भी लद्दाख ही दिख रहा है। तो इस वजह से मैंने उत्तर बोल दिया है। बाकी चूंकि अगर बुक में आए मतलब कि क्वेश्चन पूछा जाएगा तो फिर आप क्या कहिएगा कि भाई पूर्व में स्थित है। क्यों, क्योंकि एनसीईआरटी में पूर्व दिया गया है। तो याद रखिएगा कि नहीं, कि जम्मू कश्मीर के पूर्व में कहाँ पे स्थित है, बृहद हिमालय में स्थित है। और कैसा रेगिस्तान है, तो ठंडा रेगिस्तान है। और ये मैंने आपको बताया हुआ था, ये जो मतलब कि लद्दाख है 2 रेंज के बीच आती है, और वो रेंजेस कौन सी हैं। तो कल मैंने एक ऐसा लाइन करके बताया हुआ था कि यहाँ पे आपको मिलती है काराकोरम, काराकोरम, फिर आता है लद्दाख, ठीक है, फिर आता है जस्कर, और फिर आता है पीर पंजाल, ठीक है। ये 4 जो है पहाड़ियाँ हैं जिनको आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। पहाड़ियाँ क्या है, ये पर्वत की रेंज है, ठीक है। तो पहले क्या आया, काराकोरम, देन लद्दाख, देन जस्कर, देन पीर पंजाल। तो यहाँ आपसे अगर कोई पूछ ले कि चलो बताओ लद्दाख जो है वो किन 2 पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है, तो याद रखिएगा काराकोरम और दूसरा है जस्कर। याद रहेगा कि नहीं, आपको याद रहना चाहिए। तो देखिए यहाँ आपसे कह रहे हैं कि बृहद हिमालय में स्थित लद्दाख जो कि एक ठंडा रेगिस्तान है, इसके उत्तर में क्या है, काराकोरम रेंज है, जो कि मैंने आपको बता दिया। और इसके दक्षिण में क्या है, जस्कर, और मध्य में फिर ये लद्दाख पड़ ही जाता है। फिर देखिए यहाँ से ना अनेक नदियां बहती हैं, और जाहिर सी बात है यहाँ से जो नदियां बहेंगी उनमें आपको सिंधु नदी प्रमुख नदी के रूप में देखने को मिलेगी, ठीक है। तो लद्दाख से प्रमुख नदी कौन सी बहती है, सिंधु। फिर देखिए कह रहे हैं कि ये नदियां गहरी घाटियों और महाखड्ड यानी कि गौर्ज का निर्माण करती हैं। लद्दाख में अनेक हिमानियां हैं, जैसे फॉर एग्जांपल गैंगरी हिमानी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है कि ये हिमानी कहाँ स्थित है। फिर आपको दे देंगे अंटार्कटिका और आर्कटिक, फिर आप लद्दाख और भी एक स्थान का नाम दे देंगे, फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो याद रखिएगा जो गैंगरी हिमानी है ये कहाँ पे है, लद्दाख में है, ठीक है। आगे देखिए यहाँ आपसे कह रहे हैं कि जो लद्दाख की ऊंचाई है वो देखिए कारगिल में लगभग 3000 मीटर से लेकर के काराकोरम में 8000 मीटर से भी अधिक पाई जाती है। ये लाइन डायरेक्ट आपको याद रखनी है, ठीक है। फिर देखिए अधिक ऊंचाई के कारण यहाँ की जो जलवायु है वो कैसी होगी, तो बहुत ज़्यादा शीतल और शुष्क होगी। शुष्क क्यों होगी, क्योंकि बारिश नहीं होती है। शीतल क्यों होगी, क्योंकि बर्फ वाला इलाका है, ठीक है। फिर आपसे कह रहे हैं कि यहाँ पे ना ऊंचाई पर जैसे जैसे आप ऊंचाई पे जाएंगे तो वायु की जो परत है वो कैसी होती जाएगी, थिन, यानी कि लेयर उसकी थिन होती जाएगी, यानी कि पतली होती जाएगी। और इससे क्या होगा कि सूर्य की जो गर्मी है वो बहुत तेजी से यहाँ पे एकदम मतलब चिलचिलाती हुई धूप आपको यहाँ पे मिलेगी, ठीक है। तो याद रखिएगा इसको कि गर्मी जो है वो बहुत तेजी से महसूस होगी। और ग्रीष्म ऋतु में मैंने बताया कि जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। सॉरी, वो तो मैंने गर्म वाले रेगिस्तान को बताया था, यहाँ ठंडे वाले रेगिस्तान की बात कर रहे हैं। तो देखिए ठंडा रेगिस्तान जो लद्दाख है वहाँ की अगर हम बात करें तो गर्मियों में जो टेम्परेचर है वो कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। सोचिए गर्मी का जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री सेल्सियस है, ठंडी में फिर क्या हालत रहती होगी। आगे आपसे कह रहे हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस या फिर उससे थोड़ा बहुत अधिक 1-2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। और रात में जो टेम्परेचर है वो देखिए -30 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। तो मतलब वहाँ पे सर्वाइव करना कितना कठिन है। तो जो हमारे वीर जवान वहाँ पे तैनात हैं उनके जीवन के बारे में आप सोचिए कि कितना स्ट्रगल भरा उनका जीवन होता होगा। आगे देखिए कह रहे हैं कि शीत ऋतु में ये बर्फीला मतलब कि जो बर्फीला इलाका है और ही ठंडा हो जाता है। तो गर्मी में जब उसका 0 डिग्री में मतलब गुजर बसर हो रहा है तो ठंडी में आप समझ ही सकते हैं क्या हालत होती होगी। और टेम्परेचर लगभग -40 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चला जाता है। तो ये मतलब चरम जलवायु की स्थिति आपको लद्दाख में देखने को मिलेगी। जैसे हमने गर्म वाले में देखा तो सब कुछ गर्म गर्म था, वैसे यहाँ देखिए सब कुछ ठंडा ठंडा है।
आगे देखिए, कह रहे हैं कि चूंकि ये हिमालय के वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है, अतः यहाँ वर्षा बहुत कम होती है। बहुत सारे लोगों के जीवन में बड़ा कष्ट होता है कि आखिरकार ये वृष्टि छाया क्षेत्र क्या होता है। चलिए मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले इस चित्र को देखिए, को समझ आ रहा है चित्र? समझ तो आना चाहिए कि देख रहे हैं यहाँ पे इतनी भयानक तरीके से बारिश हो रही है और इधर जो है बारिश ही नहीं हो रही। ऐसा क्यों हो रहा है? तो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये जो है ना, इस पहाड़ी के वृष्टि छाया क्षेत्र में आ रहा है ये वाला इलाका। ठीक है, तो देखिए होता क्या है कि जब मानसूनी हवाएं जो हैं वो मतलब आगे चलती हैं नम हवाओं को लेकर के, तो अगर बीच में कोई पहाड़ी आई, ठीक है, तो अब पहाड़ियाँ इस तरह से होंगी। जैसे हाँ आप देखिए, ये पहाड़ी जो है ये ऐसे ही तो है, इसी तरह से है कि नहीं है? तो एक ऊंचाई वाला स्थान होगा, उसके बाद ढाल होगी। तो जैसे इस साइड से जो समुद्री हवाएं हैं, ठीक है, ये जो समुद्री हवाएं हैं ये जो है अपना नमी लेकर के आगे बढ़ी और पहाड़ी से टकराई। जब वो पहाड़ी से टकराएंगी तो जिस साइड वो पहाड़ी से टकराएंगी, ठीक है, जहाँ पे वो पहाड़ी से टकराएंगी उस साइड तो वो सारी की सारी नमी को क्या करेंगी, वर्षा के रूप में रख देंगी, यानी कि खूब भयानक बारिश करवा देंगी। लेकिन चूंकि दूसरा वाला इलाका, जैसे इस साइड बारिश हो रही है, ठीक है, इस साइड खूब बारिश हो रही है, दूसरे वाले इलाके में बारिश कहाँ हो पाएगी, नहीं हो पाएगी ना। तो इसी वजह से कहा जाता है कि ये जो इलाका है जहाँ पे बारिश नहीं हो पा रही है उसको हम लोग कह देते हैं वृष्टि छाया क्षेत्र। क्या कहते हैं? वृष्टि छाया क्षेत्र, यानी कि पहाड़ी के छाया क्षेत्र में आ रहा है जहाँ पे बारिश की संभावना खराब हो जाती है, बहुत मिनिमम सी बारिश होती है। एक साइड खूब भयानक बारिश होगी और दूसरी साइड एकदम माइनर सी बारिश होगी, या मतलब ना के बराबर बारिश होगी। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा कि वृष्टि छाया क्षेत्र क्या होता है। तो एक ऐसा मतलब कि स्थान होता है जहाँ पे पहाड़ी की दूसरी साइड खूब भयानक बारिश होगी और जबकि इस साइड आप देखेंगे कि बारिश नहीं हो रही है। ठीक है, तो याद रखना है आपको। आगे देखेंगे हम लोग, एक बार फिर से देख लीजिए, कितना प्यारा सा चित्र है, तो मैंने सोचा आपको जरूर बताऊं। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए मैप दिया गया है। तो इस मैप में आपको ना केवल और केवल जम्मू कश्मीर और जो लद्दाख है उसके बारे में दिखाया गया है, तो यहाँ आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो इलाका है ना, ये मतलब कि थोड़ा कौन सा कलर इसको कहेंगे, अरे जब मुझे कोई कलर का नाम नहीं समझ आता तो बता देते हैं भैया स्किन का कलर है, तो समझ लीजिए स्किन का कलर है, जो गोरे चिट्टे लोग होते हैं उनकी चमड़ी का कलर है ये। ठीक है, तो आप समझिए ये जो आपको दिख रहा है ना, यही है हमारा लद्दाख। यहाँ पे आपको कुछ नदियाँ देखने को मिलेंगी, जैसे इंडस, जो इंडस है ना इसी को क्या कहते हैं, सिंधु कहते हैं। ठीक है, तो यही इसकी प्रमुख नदी है और यहाँ यही सिंधु से ही आप देखिए शोक नदी भी देखने को मिल रही है। तो मेन नदी सिंधु है और इसी की जो है सहायक नदी के रूप में याद रखिएगा शोक नदी। और यहाँ पे है सियाचिन हिमनद। सियाचिन हिमनद क्यों जाना जाता है, फौरन कमेंट करके बताइए, बहुत ही महत्वपूर्ण वो पॉइंट है। ठीक है, और ये है अपना जम्मू कश्मीर, ये तो आपको याद ही रखना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए रोहतांग पास जो है और बारालाचाला, ये आपको कहाँ मिलेगा, मतलब जम्मू कश्मीर में या फिर हिमाचल प्रदेश में? तो भाई हिमाचल प्रदेश में मिल रहा है ना, ये देखिए ये रोहतांग और बारालाचाला ये कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में है। डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है। और यहाँ देखिए जोजिला, ये देखिए जोजिला, ये आपको कहाँ मिल रहा है, तो ये भाई लद्दाख में मिलेगा क्या? मुझे तो लगता है जम्मू कश्मीर में, तो याद रखिएगा जम्मू कश्मीर में है जोजिला। ठीक है, कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में। और है क्या ये, दर्रा। ठीक है, तो याद रखिएगा रोहतांग दर्रा और बारालाचाला, यानी कि बारालाचा जो दर्रा है, ये दोनों आपको कहाँ मिलेंगे, हिमाचल प्रदेश में। वहीं जम्मू कश्मीर में आपको एक दर्रा देखने को मिल रहा है जोजिला। ठीक है, तो इसे कहते हैं जोजिला पास, याद रहेगा कि नहीं? तो जोजिला पास किन दोनों मतलब कि यूटीज के मध्य है, एक तो भाई अपना आ जाएगा सिया मतलब कि क्या बोलते हैं इसको, लद्दाख, और दूसरा है जम्मू कश्मीर। और मतलब कि जो जम्मू कश्मीर है उसका एक महत्वपूर्ण नगर, ये हम सभी जानते हैं, श्रीनगर है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे, इस पॉइंट सबको देख लीजिएगा। और ये जो दोहरा गोम पास है, देहरा गोम पास, ये कहाँ पे है, ये लद्दाख में है, ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए यहाँ आपको बताया जा रहा है कुछ और भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, जैसे कह रहे हैं कि बारिश यहाँ पे कम होती है और कितनी होती है, तो मुश्किल से 10 सेंटीमीटर प्रति वर्ष जो है बारिश यहाँ आपको देखने को मिलेगी। आगे आपसे बता रहे हैं कि ये जो क्षेत्र है ये बर्फीली हवाओं से तेज चलने वाले सूर्य का जो मतलब तापमान है ये अनुभव करेगा। अर्थात यहाँ पे केवल ये बता रहे हैं कि ये जो क्षेत्र है यहाँ पे बहुत बर्फीली हवाएं भी आपको देखने को मिलेगी और बहुत चिलचिलाती गर्मी भी आपको देखने को मिलेगी, यानी कि बहुत ठंडी हवाएं चल रही हैं और साथ में बहुत चिलचिलाती हुई धूप भी आपको देखने को मिल रही है। सोचिए कैसा मतलब कि अजीब सा मौसम होता होगा वहाँ का। ठीक है, और आपको आगे बता रहे हैं कि आप ये जान करके हो सकता है आश्चर्यचकित हो जाएं कि यदि आप कहीं पर धूप की मतलब सोच रहे हैं कि चलो बैठ के धूप लेते हैं, और आप ऐसे किसी स्थान पे बैठे हैं जहाँ धूप आए, तो हो सकता है कि आप उसी एक क्षण में
आपका आधा जो शरीर है ना वो धूप यानी कि लू से प्रेरित हो जाए, यानी कि वहाँ पे लू लग सकती है और आपका शरीर का जो आधा हिस्सा है वहाँ पे हो सकता है ठंडी पकड़ ले। अर्थात एक ही समय में एक व्यक्ति अपनी बॉडी में लू को भी महसूस कर लेगा और ठंडाई को भी महसूस कर लेगा, यानी कि उसको ठंडी भी पकड़ लेगी और उसको गर्मी भी लग जाएगी। गर्मी लगने का मतलब ऐसे नहीं कि केवल और केवल थोड़ा पंखा चला दो, नहीं नहीं भैया, जो लू लग जाती है बॉडी में ना, मतलब निपटा ही देती है उस टाइप का। और इसको बोला क्या जाता है एग्जैक्टली, ऊष्माघात या तुषाराघात। ठीक है, तो ऊष्माघात लू समझ लीजिए और तुषाराघात इसमें ठंडी पकड़ ली और ठंडी से मर गए, इस टाइप की चीज़ें। तो एक ही समय में अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी बॉडी को ऊष्माघात और तुषारा उपघात से प्रेरित करवा दें या दोनों को ही फील करें, तो आपको कहाँ जाना चाहिए, लद्दाख वाले रीजन में जाना चाहिए। कहाँ पे, जहाँ पे बढ़िया चिलचिलाती हुई धूप हो। ठीक है, तो याद रखिएगा इसको। आगे देखिए, यहाँ आपसे कह रहे हैं कि क्या आप जानते हैं कि जो लद्दाख है यहाँ पे खा पा चान भी कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है हिमभूमि। अर्थात लद्दाख का एक अन्य नाम है खा पा चान। ठीक है, ये डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन बन जाएगा कि खा पा चान क्या है, तो याद रखिएगा लद्दाख का ही अन्य नाम है और इसका हिंदी में अर्थ होता है हिमभूमि, अर्थात बर्फ की भूमि। आगे देखिए, यहाँ पे किस तरह के वनस्पति और प्राणी वगैरह मिलेंगे, ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, कह रहे हैं कि यहाँ जो है उच्च शुष्कता के कारण जो वनस्पतियां हैं वो विरल हैं, यानी कि बहुत सघन यानी डेंस जो वनस्पति है वो नहीं मिलेगी। बहुत दूर दूर पे आपको वनस्पतियां देखने को मिलेंगी। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा शुष्कता है, अर्थात नमी नहीं है। ठीक है, फिर देखिए, जानवरों के चरने के लिए कहीं कहीं बस छोटी मोटी झाड़ियाँ या थोड़ा बहुत घास जो है वो देखने को मिल सकती हैं। घाटी में सरपत यानी विलो और पॉपुलर के उपवन देखे जाते हैं। तो सरपत आप लोगों ने देखा होगा, हमारे यूपी में खूब सरपत होता है। हम मतलब हमारे गांव में भी पहले खूब हुआ करता था, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, लोग इत्र उत्र पता नहीं कौन से बनाने के प्रोसेस में सब खोद ले गए उसकी जड़ तक खोद ले गए। तो फिर अब थोड़ा कम हो गया है, वरना हमारे यहाँ बहुत सरपत हुआ करता था। तो सरपत यानी विलो और पॉपुलर के उपवन देखे जा सकते हैं। लेकिन हाँ, आप याद रखिएगा, हम लोगों के यहाँ जो सरपत होता था ना वो इस सरपत से बहुत अलग है। हम लोगों के यहाँ ना उसको कुश बोलते थे और वो घास टाइप की होती थी। और इनका जो विलो यानी कि इनका जो सरपत है उससे आप देखेंगे कि बैट वगैरह भी बनते हैं। तो जाहिर सी बात है, घास फूस से तो बैट बनता नहीं होगा, मजबूत लकड़ी से बनता होगा, तो इस वजह से अलग अलग है। बस ये हो सकता है कि हमारे यहाँ भी उसको सरपत बोला जाता है। आगे देखिए, आगे आपसे कह रहे हैं कि पॉपुलर के उपवन देखे जा सकते हैं। बताइए कौन कौन है जिसने पॉपुलर देखा हुआ है। भाई मैंने तो देखा हुआ है, मेरे यहाँ भी है, मेरे पापा लगाए हुए थे। और ये पॉपुलर वही लकड़ी होती है जिससे माचिस की तीली बनती है। ठीक है, तीली का जो मसाला होता है वो नहीं, तीली में जो लकड़ी लगी रहती है वो, और बहुत मतलब भयानक तरीके से जलती है, बहुत तेज जलती है। आगे देखिए, यहाँ आगे आपको बता रहे हैं कि गर्मी के मौसम में सेब, खुबानी और अखरोट जैसे जो पेड़ हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। लद्दाख में जो पक्षियां हैं वो भी थोड़ा मिल जाती हैं। तो कह रहे हैं कि पक्षियों की विभिन्न प्रजातियां मिलती हैं। इसमें कौन कौन सी पक्षियां हैं, नाम याद रखना है। एक तो रॉबिन है, ठीक है, रॉबिन पक्षी मिलेगी। रेड स्टार्ट पक्षी है, तिब्बती स्नोकॉक है, और साथ में रैवन और हुप। तो ये जो है ना कुछ 4-5 प्रजातियां हैं जो आपको लद्दाख में पक्षियों की मिल जाएंगी। फिर देखिए, कुछ प्रवासी पक्षियां भी हैं। तो प्रवासी पक्षियां आप समझ रहे हैं ना, जो प्रवास करती हैं, मतलब किसी अन्य देश से आती हैं हमारे यहाँ टाइम बिताने के लिए। तो आगे बता रहे हैं आपको कि लद्दाख में पशुओं में जंगली बकरी, अब देखिए कौन कौन से पशु मिलते हैं। एक तो जंगली बकरी है, जंगली भेड़ है, याक है, और कुछ अन्य विशेष प्रकार के कुत्ते। तो जो ऐसे कुत्ते मिलेंगे जो ठंड के मौसम में आराम से सरवाइव कर सके। हम लोगों के यहाँ जो देसी कुत्ता मिलता है उस टाइप के कुत्ते नहीं मिलेंगे, वरना तो मर जाएंगे बेचारे ना। आगे देखिए, ये जो जानवर हैं उनका ये लोग यूज़ क्या करते होंगे, तो दूध निकालने के लिए, मांस और खाल प्राप्त करने के लिए। यहाँ देखिए, याक का जो दूध होता है उसका उपयोग ये लोग किसके लिए करते हैं, पनीर बनाने के लिए। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जो याक है इसका उपयोग ये लोग पनीर और मक्खन बनाने के लिए करते हैं। ये देखिए, भेड़ और बकरी के बालों का उपयोग ऊनी वस्त्र बनाने के लिए किया जाता है। कल एक सिस्टर हैं जिन्होंने कमेंट किया था कि चांगथा नाम की बकरियों से मतलब कि ऊन मिलता है, जिसको मतलब पश्मीना कहा जाता है। तो एनसीईआरटी में आप देखेंगे ना, इसमें तो नहीं दिख रहा है अभी, लेकिन हाँ अब जो 5th क्लास की एनसीईआरटी है, कौन सी 5th क्लास की एनसीईआरटी, और उसका नाम क्या है, 5th क्लास की एनसीईआरटी ईवीएस, ठीक है, उसमें आप जा करके देखिएगा तो उसमें दिखा गया है कि लद्दाख में एक जनजाति पाई जाती है जो कि पशुओं को चराने का काम करती है। उसको चांगथांग कहते हैं। क्या कहते हैं? चांगथांग। इनके द्वारा एक बकरी पाली जाती है, पहाड़ी बकरी है, उसका नाम है पश्मीना। क्या है? पश्मीना बकरी।
उस पश्मीना बकरी का जो बाल होता है वो काफ़ी सॉफ्ट होता है। सॉफ्ट इट मीन्स बहुत मतलब कि गर्म टाइप का, आप समझ सकते हैं कि उनका जो बाल है वो काफ़ी थिन होता है, बहुत पतला होता है और काफ़ी गर्म ऊन उससे प्राप्त किया जाता है। और आप देखेंगे कि उसमें ना यहाँ तक कि बताया गया है कि कैसे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है एक पश्मीना शॉल बनाने में और इसकी कीमत लाखों में चली जाती है, ठीक है। और इसमें बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, अर्थात 6 स्वेटर के बराबर एक शॉल गर्मी देती है। तो आप समझ सकते हैं कि इसकी कीमत क्या होगी, लाख 1.5 लाख तक चली जाती है। मैंने एक बार ट्राई किया था मतलब कि जो कौन-सी वेबसाइट है, देखो तो फेसबुक याद आ रहा है, फ्लिपकार्ट, ठीक है। तो उसपे मैंने एक बार खोजने का प्रयास किया था, तो मतलब लाख के रूप सॉरी लाख के नीचे तो कोई शॉल दिखी नहीं क्योंकि वही शुरू-शुरू में पढ़ा था कि अच्छा ऐसा भी कुछ होता है क्या? पश्मीना जैसी कोई शॉल होती है? तो मैंने कहा चलो देखते हैं, तो देखने गए तो औकात अपनी नप गई ठीक है। तो याद रखिएगा, जिनको वो डाउट था वो अपना डाउट क्लियर कर ले। अगर अभी आप क्लास में हो तो, नहीं है तो कोई बात ही नहीं है, फिर आप अपने डाउट को अपने पास ऐसे ही जीवित रखिए ठीक है। हालाँकि मैंने कमेंट में बता दिया है कि भाई ऐसी चीज़ें हैं, फिलहाल के लिए दोबारा से हमने बता दिया। आगे देखिए, फिर से यहाँ आपको बता रहे हैं कि क्या आप जानते हैं, तो क्या बताया जा रहा है कि चीरू या तिब्बती एंटीलोप, तो ये क्या है, ये जानवर की प्रजातियां हैं, अभी विलुप्त प्राय हैं, अर्थात एकदम बस खत्म होने की ही कगार पे हैं। कह रहे हैं कि इनका जो शिकार है वो शहतूत नाम के ऊन के लिए किया जाता है। तो एक प्रकार का ये भी ऊन होता है, शहतूत ऊन, और ये वजन में काफ़ी हल्का होता है और बहुत गर्म होता है, ठीक है। तो ये कहाँ से मिलता है, तो याद रखिएगा चीरू और तिब्बती एंटीलोप जैसे जो जीव होते हैं उनके बालों से मिलता है। आगे देखिए, सामान्यतः हम लोग क्या जानते थे कि जो भेड़ होती है ना उनके बाल से ही ऊन प्राप्त होता है, लेकिन आप जब बुक्स को पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि भेड़ के अलावा भी ऐसे बहुत से जीव जंतु हैं जिनसे हमें ऊन की प्राप्ति होती है। ये आपको बता रहे हैं कि क्या आप जानते हैं क्रिकेट का सबसे अच्छा बल्ला यानी कि जो बैट होता है वो कहाँ से प्राप्त होता है, तो भाई वो विलो यानी कि सरपत पेड़ की लकड़ी से बनाया जाता है, ठीक है। तो हम लोगों के यहाँ जो सरपत पाया जाता है उससे नहीं, वो तो घास फूस है। फिर देखिए, यहाँ के लोगों का जो जनजीवन है वो आप देख लीजिए। कह रहे हैं कि आपको देखने को मिलेगा कि लद्दाख, तिब्बत और मध्य एशिया के जो लोग हैं ना, इनमें कुछ ना कुछ समानता देखने को मिलती है। कह रहे हैं कि यहाँ के जो अधिकांश लोग हैं, यानी कि लद्दाख के जो निवासी हैं, वो अधिकांशतः या तो इस्लाम धर्म को फॉलो करते हैं या फिर बौद्ध धर्म को फॉलो करते हैं, ठीक है। तो याद रखिए, 2 धर्म के लोग यहाँ पे आपको ज़्यादा मिलेंगे। कह रहे हैं कि यहाँ पे बहुत सारे बौद्ध मठ मिल जाएंगे अपने गोम्पा के साथ। अब गोम्पा क्या होता है समझ रहे हैं, जैसे हिंदुओं में ना गुरुकुल होता है, तो गुरुकुल में क्या होता है कि लोग जो है धर्म की मतलब शिक्षा दीक्षा लेने के लिए जाते हैं, तो वैसे ही गोम्पा जो है ये क्या है, तो बौद्ध धर्म के मतलब बौद्ध धर्म को मानने वाले वो लोग जो कि बौद्ध धर्म की शिक्षा लेने जा रहे हैं, तो वो कहाँ पे जाके शिक्षा लेंगे, गोम्पा में, ठीक है। तो मतलब जहाँ पे उनके चेले वगैरह रहते हैं, बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं, उन्हें गोम्पा कहा जाता है। और कुछ प्रसिद्ध मठ यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, तो मठ क्या होगा, ये मेरे ख्याल से आप समझ ही रहे होंगे कि मठ मतलब होता है कि जहाँ पे भगवान की पूजा की जाती है, नहीं कि बौद्ध धर्म को फॉलो करने वाले लोग जो वहाँ पे पूजा करने जाते हैं। तो कौन कौन सा है, एक तो हेमिस है, दूसरा देखिए थिकसे और से तथा लामा यूरू, ठीक है, ठीक है। तो इनके नाम आपको याद रखना है। ये सब क्या है, ये सब मठ है। आपसे ना डायरेक्ट यही पूछ सकते हैं कि चलो बताओ इनमें से भिन्न क्या है, तो अगर आपको पता होगा तब तो आप समझ पाएंगे कि क्या भिन्न है। फिर देखिए, गर्मियों की बात हो रही है कि यहाँ के जो निवासी हैं वो गर्मियों में आलू, मटर, सेम और सलजम की खेती करते हैं। ठंडी में भाई जलवायु काफ़ी कष्टकारी होती है, तो लोग धार्मिक अनुष्ठान और उत्सवों में अपने आप को व्यस्त रखते हैं कि मतलब ठंडी का एहसास ना हो, भैया अपने मस्त रहो। फिर देखिए, कह रहे हैं कि यहाँ की जो महिलाएं हैं वो काफ़ी परिश्रमी होती हैं, तो जहाँ भी चरम जलवायु होती है वहाँ पे लोग परिश्रमी होते ही हैं। जैसे गाँव के लोग ना काफ़ी परिश्रमी हो जाते हैं, क्यों? क्योंकि वहाँ की स्थिति ऐसी है, करोगे नहीं तो खाओगे क्या? वही चीज़ है। चलिए आगे देखिए, तो मतलब कि जो महिलाएँ हैं वो काफ़ी परिश्रमी होती हैं। वे केवल घर में ही काम नहीं करती बल्कि खेतों में भी काम करती हैं और छोटे-मोटे व्यवसाय भी चला लेती हैं, कुछ दुकान वगैरह भी अपना सँभालती हैं। मतलब कहते हैं ना सेल्फ इंडिपेंडेंस वाली जो बात है, वहाँ की महिलाओं में वो देखा जाता है, ठीक है? तो वहाँ की महिलाओं महिलाओं की नहीं, वहाँ के जो पुरुष हैं ना, उनकी नाक इतनी लंबी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि हम लोगों के यहाँ तो यही होता है कि महिलाएँ अगर घर से बाहर काम करेंगी तो जो पुरुष की इतनी लंबी सी नाक है वो कट जाएगी। चलिए आगे देखिए। आगे आपसे बता रहे हैं कि लद्दाख की जो राजधानी है, ये तो आपको याद ही रखना है, लेह, जो कि सड़क और वायु मार्ग दोनों से ही जुड़ी हुई है, अर्थात वहाँ की राजधानी में पहुँचने के लिए रास्ता बढ़िया अवेलेबल है। राष्ट्रीय राजमार्ग 1A ये देखिए लेह को जोजिला दर्रा होते हुए कश्मीर घाटी से जोड़ता है, ठीक है। तो ये जोजिला क्या है, दर्रा है, कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के मध्य है, ठीक है।
फिर देखिए कह रहे हैं कि आप हिमालय के कुछ अन्य दर्रों के बारे में बता सकते हैं, तो क्यों बताएं भाई, एनसीईआरटी मतलब आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, वरना बताने को तो बताया ही जा सकता है। ये देखिए थिक से मठ का चित्र है, ठीक। हाँ, आप लोगों का मन करे तो आप लोग जरूर कमेंट करके बता सकते हैं कि हिमालय क्षेत्र में और कौन सा दर्रा पाया जाता है। ये देखिए मनाली की बात हो रही है, और अभी हमने वहाँ जो ऊपर मैप में देखा था ना, उन दर्रों का तो ज़रूर आप कमेंट कीजिएगा, जैसे बारालाचाला, ठीक है। देखिए कह रहे हैं जो मनाली लेह राजमार्ग है ये 4 दर्रों से गुजरता है। कौन-कौन से वो दर्रे हैं वो आपको याद रखना है, और ये डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा आपसे कि जो मनाली लेह राजमार्ग है वो किन दर्रों से होकर नहीं गुजरता है, तो उसमें 4 तो इनका नाम दे देंगे, या 3 इसका नाम दे देंगे, और चौथा कोई दे देंगे बढ़िया दक्षिण भारत का। तो देखिए कौन-कौन से हैं। तो रोहतांग दर्रा या रोहतांगला, इसी दूसरा देखिए बारालाचाला, तीसरा है लुंगालाचाला, और चौथा देखिए टंगलंगला। समझ रहे हैं, ये तो मैंने दोनों एकदम नाम ही लग रहा है कि एकदम उड़ पटांगे से हैं। तो याद रखना है कि मनाली लेह राजमार्ग टोटल 4 दर्रों से जुड़ता है या 4 दर्रों से गुजरता है, और उन दर्रों का नाम रोहतांगला, बारालाचाला, लुनगाला चा। थोड़ा पढ़ने में अजीब लग रहा है क्योंकि भाई ज़ाहिर सी बात है कि हिंदी का वर्ड बस हिंदी में लिखा हुआ है देवनागरी में, शब्द तो है नहीं हिंदी का। और चौथा देखिए टंगलंगला, ठीक है, तो याद रखिएगा। और ज़ाहिर सी बात है कि ये जो राजमार्ग है ये हमेशा नहीं खुला रहता है, केवल जुलाई से सितंबर के मध्य ही खुलता है, जब थोड़ा बहुत बर्फ़ वहाँ से हटी रहती है, वरना ठंडियों में खोल के क्या करेंगे जब बर्फ़ एकदम जमी रहती है तो अगला जो पॉइंट बता रहे हैं कि कह रहे हैं भैया जो यहाँ के लोग हैं ना उनका जो क्रियाकलाप है मेन रूप से वो क्या है, पर्यटन। और आप देखिए कि ऐसे क्षेत्रों में लोग बहुत ज़्यादा पर्यटक के रूप में जाते भी हैं, ठीक है। तो आप देखिए बहुत सारे देश से भी, अपने भारत देश से भी और विदेशों से भी लोग पर्यटन के लिए वहाँ जाते हैं। आगे देखिए कह रहे हैं कि गोम्पा दर्शन, घास के मैदान व हिमनदों की सैर, और साथ में उत्सव और अनुष्ठानों को देखना, ये सारी चीज़ें यहाँ के मुख्य पर्यटक के रूप में आपको देखने को मिलेंगी, तो लोग इसीलिए वहाँ जाते हैं। यहाँ पे कुछ महिलाओं को दिखाया गया जो कि लद्दाख की महिलाएं हैं और अपने वहाँ की जो ट्रेडिशनल ड्रेस है उसको पहने हुए हैं। आगे देखिए ये प्यारा सा चित्र बारालाचाला का है। फिर आप वही चीज़ें बता रहे हैं कि आधुनिकीकरण यानी कि डेवलपमेंट के नाम पे कैसे प्रकृति के साथ गेम किया जा रहा है, और उसमें लद्दाख भी अछूता नहीं रहा है, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो इसको आप देखिएगा। अब देखिए जो एमसीक्यू दिया रहता है हमारी एनसीईआरटी में, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फटाफट देखिए। तो कह रहे हैं कि सहारा अफ्रीका के किस क्षेत्र में है, मैंने आपको बता दिया उत्तरी, ठीक है। सहारा किस प्रकार का रेगिस्तान है, गर्म। अब लोग ना सोचते हैं कि इस तरह से मैं क्वेश्चंस कराऊं तभी मैं फटाफट भाई 60 क्वेश्चन को 40 मिनट में करवा सकती हूँ या 20 मिनट में ही करवा दूंगी फटाफट। तो लद्दाख रेगिस्तान के अधिकांश निवासी तो बौद्ध और मुसलमान हैं। फिर देखिए रेगिस्तान की विशेषता, जाहिर सी बात है कि विरल वनस्पति होगी। फिर लद्दाख में हेमिस क्या है, तो बौद्ध मठ है। मिस्र के लिए यानी कि मिस्र, समझ रहे हैं, मिस्र जो इजिप्ट है उसी को मिस्र कहा जाता है, निम्नलिखित फसल के लिए प्रसिद्ध है। तो हमने देखा था कि मिस्र की जो कपास है वो पूरे वर्ल्ड में प्रसिद्ध है। यहाँ पे देखिए फटाफट, तो मरु उद्यान क्या है, तो हमने देखा था जल के साथ गर्त, यानी कि जब पवन मतलब कि बालू को हटा देती थी तो वहाँ गड्ढे बनते थे, गड्ढे में पानी आता था तो वहाँ मरु उद्यान बनते थे, तो वही है जल के साथ गर्त यानी कि मरु उद्यान। फिर देखिए बेदुइन, तो ये सहारा रेगिस्तान में पाई जाने वाली 2 जनजातियों में एक है। तेल हमने देखा था लीबिया जैसे जो क्षेत्र है वहाँ पे तेल वगैरह देखने को मिलेगा। गैंगरी क्या है, तो हिमनद है, कहाँ पे है, लद्दाख में है, याद आ रहा है कि नहीं, ठीक है। लद्दाख हिमनद, लद्दाख में हिमनद है गैंगरी। और लामायुरु हमने देखा बौद्ध मठ है, ठीक है। तो इसी के साथ जो हमारी क्लास 7 की एनसीईआरटी ज्योग्राफी थी ना बाबू वो खत्म हुआ, ठीक है। तो जियोग्राफी खत्म हुआ क्लास 7 का भी हमारा। तो हमारे सिलेबस का एक बहुत बड़ा हिस्सा हम लोगों ने समाप्त कर लिया है। क्लास 6 की ज्योग्राफी खत्म, क्लास 7 की ज्योग्राफी खत्म, क्लास 6 का हिस्ट्री खत्म, और क्लास 6 का पॉलिटी खत्म, ठीक है। पॉलिटी में अभी हम लोग क्लास 7 में चल रहे हैं, 4-5 चैप्टर, 5वें चैप्टर पे हैं आज, वहाँ पे भी आज समाप्त हो जाएगा, क्योंकि हमने शुरू में बता दिया कि आज पूरी की पूरी क्लास चाहे जितनी लंबी चलेगी लेकिन कंसेप्चुअल ही रहेगी, एक एक पॉइंट मैं आपको समझा के ही आगे निकलूंगी, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग फिर से एमसीक्यू देख लेते हैं जो हमने हिस्ट्री के एमसीक्यू शामिल किए हैं, और उसके बाद फिर क्या करेंगे, फिर हम चलेंगे एनसीईआरटी की दुनिया में, ठीक है। तो हिस्ट्री में हमने शायद 7 क्वेश्चन देखा था ना, तो आगे देखिए अगला क्वेश्चन। और हाँ, इस सैटरडे आप लोग रेडी रहिएगा टॉप 200 एमसीक्यू के लिए, ठीक है। टॉप 200 एमसीक्यू हम लोग क्लास 7 ज्योग्राफी का इस सैटरडे करेंगे, ठीक है। तो आज तो मंडे ही है, अभी से ही बता दे रही हूँ ताकि आप लोग एकदम मजबूत हो जाएं, पूरी एनसीईआरटी को 1-2 बार रिवाइज कर लें, ताकि आप जब मैं क्वेश्चन सॉल्व कराऊँ ना तो आप खुद भी फटाफट क्लिक करते जाएं कि हाँ इसका उत्तर ये होगा, ठीक है। और ये कब आप कर पाएंगे, जब आप एनसीईआरटी को कंप्लीट करेंगे। आज ही
आज अगर मान लीजिए ना हो पाया तो कल तक ज़रूर मैं क्लास 7 का जो हाइलाइटेड पीडीएफ है ज्योग्राफी वाला वो अपने टेलीग्राम चैनल पे भेज दूँगी, ठीक है? तो आप लोग उसको वहाँ से जा कर के जितने भी पॉइंट्स मैंने हाइलाइट किए हैं उसको देख लीजिएगा। अब बढ़ते हैं हिस्ट्री में अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहे हैं कि किस सुल्तान की आलोचना जियाउद्दीन बर्नी ने इस वजह से की क्योंकि उसने एक शराब बनाने वाले और एक नाई को तथा एक बावर्ची को थोड़ा हाई पद पर नियुक्त कर दिया था। तो बताइए वो कौन सुल्तान थे जिनके द्वारा ये काम किया गया था? तो क्या ये अलाउद्दीन खिलजी थे, मोहम्मद बिन तुगलक या फिर फिरोज शाह तुगलक या फिर खिज्र खां? बताइए कौन से थे वो? तो ध्यान रखिएगा एमबीटी थे यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है? तो मोहम्मद बिन तुगलक की जो मतलब कि उनके बारे में इस तरह की बातें इनके द्वारा की गई है। तो ये देखिए जो मोहम्मद तुगलक हैं इन्होंने अजीज खुमार, नाम एकदम याद रखना है, नाम पूछा जाता है खूब, ठीक है? अजीज खुमार जो कि कलाल थे और फिरूज हज्जाम जो कि नाई थे, इनको ऊंचे पदों पे बिठाया और इसी वजह से बर्नी ने आलोचना की थी। उनका मतलब कहना था कि इसका दिमाग फिर गया है। आगे देखिए, कह रहे हैं दिल्ली सल्तनत में बंदगां कौन हुआ करते थे? तो भाई जो सैनिक सेवा के लिए खरीदे गए खास तरह के गुलाम होते थे उन्हें बंदगां नाम से जाना जाता था, ठीक है? और आगे चल के फिर इनके लिए कुछ इंपॉर्टेंट पद वगैरह भी दे दिए जाते थे। आगे देखिए, और ये जो पीडीएफ में मतलब कि जो हम लोग ये एमसीक्यू प्रोवाइड कर रहे हैं इसका डिटेल एनालिसिस कल वाली वीडियो में देखेंगे मंगलवार को। कह रहे हैं कि मोट की मस्जिद का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? तो क्या ये सिकंदर लोदी हैं, अकबर, मोहम्मद तुगलक या फिर शाहजहां? तो याद रखिएगा ये सिकंदर लोदी हो जाएंगे, ठीक है? तो सिकंदर लोदी के टाइम पीरियड में, तो लोदी वंश के काफी जाने माने शासक हैं ये सिकंदर लोदी, ठीक है? तो तीन ही मतलब जो लोदी वंश है उसमें टोटल आपको 3 शासक देखने को मिलेंगे। कौन कौन? एक तो मतलब कि बहलोल लोदी जिनके द्वारा स्थापना की जाती है, फिर सिकंदर लोदी और लास्ट में इब्राहिम लोदी जिनसे फिर दिल्ली सल्तनत का समापन हो जाता है, ठीक है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए वाला। और मोट की जो मस्जिद है ये सिकंदर लोदी के टाइम पीरियड में उनके मंत्री के द्वारा बनवाई गई थी। आगे देखिए, असरसर रीजन का क्वेश्चन है कि मोहम्मद बिन तुगलक के प्रशासनिक कदमों को असफल कहा जाता है। एकदम सही बात है, इन्होंने जितने भी प्रशासनिक कार्य मतलब स्टार्ट किए, जैसे अपनी दिल्ली जो है मतलब इन्होंने अपनी राजधानी परिवर्तन करने की योजना बनाई, दिल्ली से देवगिरी ले जाना जा रहे थे, ठीक है? हुआ क्या कि ये बहुत गलत टाइम पे अपना ये डिसीजन लेते हैं और उस टाइम पे ना महामारी फैली हुई थी प्लेग जैसी और बहुत समस्या हुई। ऐसा कहा जाता है कि लगभग लगभग जो इनकी सेना थी वो रास्ते में ही मर गई। और सबसे बड़ी बात, जब ये देवगिरी पहुंच गए ना तो वहां भी इनको स्थान जमा नहीं तो फिर वो कहे चलो अब यहाँ से हम लोग फिर कहाँ चलते हैं, दिल्ली अपनी राजधानी बनाते हैं। तो कुछ तो जाते हुए मर गए, कुछ लौटते हुए मर गए बेचारे। आगे देखिए, कह रहे हैं कि उनका जो कश्मीर अभियान है ये विफल रहा, उसे अपनी सेना भंग करनी पड़ी और सांकेतिक मुद्रा को भी वापस लेना पड़ा। तो हाँ, ये सांकेतिक मुद्रा जो है इसको भी इन्होंने देखा था हमने ना कि सैनिकों को वेतन वगैरह देने के लिए काफी धन की आवश्यकता पड़ती, तो इन्होंने सोचा चलो सोने चांदी की जो मुद्रा है उसका विकल्प ढूंढते हैं और सांकेतिक मुद्रा को चालू कराया जाता है और इसी के उद्देश्य से इन्होंने सांकेतिक मुद्रा चालू कराई। लेकिन जो इनकी जनता थी वो काफी होशियार थी और टैक्स के रूप में ना उन लोगों ने केवल और केवल यही जो सांकेतिक मुद्रा है उसको जमा किया और दूसरा सारे लोग ज़्यादातर लोग अपने ही घर में सिक्के छापने के टकसाल खोल लिए। तो इससे बेचारे को बहुत घाटा लगा, तो यहाँ भी ये बेचारा चला गया। इसने सोचा कि चलो जो दोआब है वहाँ पे टैक्स में थोड़ा मतलब कि बढ़ोतरी कर देते हैं, तो टैक्स बढ़ाया तो वहाँ पे अकाल पड़ गया। मतलब इसने जितने भी काम किए बेचारे ने सब का सब खत्म हो गया और यही कारण है कि इनकी जनता इनको रक्त पिपासु बादशाह के नाम से जानती थी, ठीक है? तो आपको इसका सही उत्तर बताना है, तो आप ध्यान रखिएगा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए वाला। कथन भी सही है, कारण भी सही है और इसकी व्याख्या भी ये कर ही रहा है। और मैंने बताया ना कि सबसे पढ़े लिखे सुल्तान के रूप में इनकी संज्ञा दी जाती है। आगे देखिए, दिल्ली सल्तनत का पहला गुलाम शासक कौन था? तो हमने आपको पहले भी बताया है कुतुबुद्दीन ऐबक, 1206 में इसने गुलाम वंश की स्थापना की थी। फिर देखिए अगला क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में भीतरी प्रदेश यानी कि हिंटरलैंड शब्द का क्या अर्थ था? तो हमने देखा था कल वाले में कि जहाँ से हमें चीज़ों की मतलब कि खाने पीने की जो वस्तुएं हैं वो प्राप्त होती थी, अर्थात किसी शहर या बंदरगाह के आसपास का वो इलाका जो उसे वस्तुओं और सेवाओं की पूर्ति करे उसे कहा जाता था भीतरी प्रदेश, ठीक है? फिर देखिए, चंगेज खां के नेतृत्व में मंगोलों ने 1219 में किस देश में ट्रांस आक्शियाना पर हमला किया था? तो बताइए कहाँ पे किया था? अफगानिस्तान, ईरान, इराक या फिर चाइना? तो ये हो जाएगा ईरान, ठीक है? आगे देखिए,
और यहाँ देख रहे हैं कि चंगेज खां के नेतृत्व में मंगोलों ने 1219 में उत्तर पूर्वी ईरान में ट्रांसआक्सियाना, जो कि अभी मतलब कि अभी वर्तमान में देखेंगे तो आधुनिक उज्बेकिस्तान में देखने को मिलता है, वहां पे हमला किया था। ठीक है, फिर देखिए कह रहे हैं कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था, बताइए। कुव्वत उल इस्लाम, तो कुव्वत से ही समझ आ रहा है कि भाई कुतुबुद्दीन ऐबक ही होगा। ठीक है, तो इसी वजह से हम लोग जानते हैं कुतुब मीनार भी इसने मतलब कि बनवाया था। तो देखिए जामा मस्जिद, यहाँ कह रहे हैं कि ये जामा मस्जिद यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा जो कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद बनवाई गई उसके बारे में बता रहे हैं कि ये जामा मस्जिद के सुल्तानों द्वारा बनाए गए सबसे पहले शहर, जिनका नाम क्या था, दिल्ली ये कुनहा में स्थित है, यानी कि दिल्ली ये कुनहा में स्थित है ये कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद। ठीक है, कह रहे हैं कि जिसे मतलब कि कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा स्टार्ट किया गया था और आगे चल करके फिर से इल्तुतमिश और फिरोज शाह ने पूरा करवाया था। आगे देखिए कह रहे हैं कि किस मुगल सम्राट ने शेरशाह सूर की प्रशासन व्यवस्था को अपने प्रतिमान के रूप में अपनाया था, तो आप ध्यान रखिएगा कि जो अकबर है ना, उन्होंने शेरशाह सूरी की जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसको अपनाया था, अर्थात ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी। और अकबर का समय कब से कब तक है, तो 1556 से लेकर के 1606 मतलब 1605 तक बेचारे रहते हैं, 1605 में इनकी मृत्यु हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए कि मुक्ति लोगों का बार बार स्थानांतरण क्यों किया जाता था, तो हमने अभी दिखाया था, बताया था कि भाई वो चाहते थे कि कहीं ऐसा ना हो कि ये बहुत प्रभावशाली हो जाएं, तो इन पर प्रभावी नियंत्रण रखने और इन्हें बहुत शक्तिशाली बनने से रोकने के लिए ऐसा किया जाता था कि मतलब बाप अगर जो काम कर रहा था वो बेटा भी नहीं करेगा, वरना तो पता चला कि ये पुश्तैनी हो जाता है ना, कि पुश्तानी मतलब लोग कहते हैं पुश्तैनी अमीर है ही भैया, पुश्तैनी चीज हमारे पास ही है, तो भाई पुश्तैनी ना हो अपनी मेहनत से कमाओ खाओ। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं 3 श्रेणियों ईश्वरीय शांति का विचार जिसने समाज को 3 वर्गों में विभाजित किया, ये किस देश में उत्पन्न हुआ था, ये आपको बताना। तो हमारे पास ऑप्शंस हैं इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस या फिर इटली, तो जाहिर सी बात है ये हो जाएगा फ्रांस। ठीक है, तो हमारी एनसीईआरटी में ना अन्यत्र करके पॉइंट दिए रहते हैं, वहीं से क्वेश्चन बना हुआ है और डायरेक्ट हमारे एग्जाम में भी बनता है, जैसे हमने फियांस के बारे में देखा था, फियांस के बारे में हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बना हुआ था। तो एनसीईआरटी में अगर कुछ भी दिया है तो आप समझिए कि वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कह रहे हैं कि शासक के लिए सुदूर बंगाल और सिंध के 11 शहरों को नियंत्रित करना कठिन था, तो हमने देखा था कि जो गयासुद्दीन बलबन है ना, उसका क्षेत्र काफी विस्तारित था, तो इस वजह से उसको मुश्किल हो रही थी, ऑप्शन ए। और इतिहास का लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि मुक्ति का मुख्य कार्य क्या था, क्या वो मस्जिद में नमाज का नेतृत्व करता था, दूसरा देखिए क्या वो मतलब कि तवारीख यानी कि तारीखों को लिखवाता था, या फिर सैनिक अभियानों का नेतृत्व करना और अपने इक्ता में कानून व्यवस्था बनाए रखना, तो यही हो जाएगा। ठीक है, तो मुक्ति का यही मुख्य कार्य था। ठीक है, चलिए अब हम लोग फटाफट क्लास 7 एनसीईआरटी पॉलिटी का जो चैप्टर है स्त्रियों ने बदली दुनिया उसको देख लेते हैं और इसी के साथ फिर क्लास एंड होगी। थोड़ी लंबी क्लास है, माफ़ी चाहते हैं इसके लिए, हमारी क्लासेस ऐसी चलती हैं। तो इसके पहले वाले चैप्टर में हमने चैप्टर 4 में क्या देखा था पॉलिटी में कि कैसे जो औरतें होती हैं उनके काम की कोई वैल्यू नहीं होती है। ठीक है, घर के जो काम हैं उनको काम नहीं माना जाता है, उनके काम की कोई इज्जत भी नहीं होती है, कोई वैल्यू नहीं होती है। ऐसे ही आप देखेंगे कि जो औरतें हैं उनके द्वारा और भी बहुत सारे फील्ड हैं जिसमें अपना नाम किया गया, अपना एक मुकाम हासिल किया गया, तो वही आज का चैप्टर आपको बताएगा। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और बाकी महिलाओं के द्वारा क्या किया गया है, जो पूछा जाता है ना कि पुरुषों ने सॉरी पुरुषों ने जो है ये किया, पुरुषों ने वो किया, पुरुषों के द्वारा ये बनाया गया वो बनाया गया, महिलाओं ने क्या किया, तो आप जो है उसके जवाब में बताइएगा कि महिलाओं के द्वारा ये सारी बातें की गई हैं। तो अब ये देखिएगा तब तो पता चलेगा कि आखिर ये है क्या। चलिए, तो कितना प्यारा सा है ना, महिलाओं ने धरती को उठा के रखा हुआ है अपने हाथ में। चलिए यहाँ देखिए सबसे मतलब कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है वो क्या है कि भारत देश के भीतर आप देखिए कि 83.6% जो विमेन हैं वो खेतों में काम करती हैं। ठीक है, जैसे मैं अपनी मम्मी की बात करूं तो खेतों का काम करना मतलब मेरे पेरेंट्स जो कि किसान हैं, तो पशुपालन और कृषि ये दोनों ही उनका पेशा है। ठीक है, तो मेरे फादर और मेरी मदर दोनों लोग ही ये काम करते हैं, तो मेरी मम्मी भी खेत में जो है अपने घर का काम करती हैं। ठीक है, जैसे जैसे मैं अपने घर का सारा काम करती हूँ वैसे ही मेरी मम्मी अपने खेत वाला सारा काम करती हैं। तो ऐसे ही आप देखिएगा कि बहुत सारी महिलाएं हैं, लगभग 83.6% वुमेन हैं
जो खेतों में काम करती हैं, लेकिन ज़्यादातर क्या होता है कि दूसरों के खेतों में काम करती हैं, मज़दूरी जैसे करती हैं, लेकिन कुछ महिलाएँ ऐसी भी हैं जो अपने खेत में काम करती हैं। आगे देखिए आपसे कह रहे हैं कि उनका काम क्या होता है, जैसे पौधों की रुपाई करना, जैसे खेतों में जो है धान की जो फसल होती है उसमें रुपाई करवाई जाती है, गन्ना जो है उसकी रुपाई करवाई जाती है, ठीक है? खरपतवार निकालना, हालाँकि आजकल जो खरपतवार निकालने की चीज़ें हैं, वो थोड़ा मतलब दूसरे तरीके से हो गई हैं, लोग दवा वगैरह डाल देते हैं, तो खरपतवार निकल जाता है। पहले क्या होता था, गुड़ाई करके, निराई वगैरह करके खरपतवार निकाला जाता था। फिर देखिए फसलों की कटाई करना और कुटाई करना, ठीक है? तो अब कुटाई करने का जो काम है, वो कोई और करने लगा, मतलब मशीन करने लगी है। फसल कटाई के लिए भी मशीन आ गई हैं, लेकिन ज़्यादातर अभी भी महिलाओं के द्वारा ही फसल की कटाई की जाती है, ठीक है? आप लोगों ने देखा होगा गाँव में गेहूँ काटना हो, धान काटना हो तो महिलाओं को ही ढूँढा जाता है, पुरुषों को कोई ढूँढने नहीं जाता। आगे देखिए, कह रहे हैं कि फिर भी जब हम किसान के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में हमेशा पुरुष आते हैं, महिला नहीं आती, ठीक है? तो ये एक बहुत बड़ा विरोधाभास है कि यद्यपि काम करने का जो 83.6% काम है वो खेतों में महिलाओं के द्वारा किया जा रहा है, या भारत में जो 83.6% वीमेन्स हैं वो खेतों में काम कर रही हैं, बावजूद इसके उन्हें किसान की संज्ञा नहीं दी जाती है। कहीं न कहीं इसके पीछे का ये भी है ना कि जो प्रॉपर्टी है वो पापा के नाम पे होती है, मम्मी के नाम पे होती भी नहीं है। खेत वगैरह जो हैं वो पापा के नाम पे होते हैं, मम्मी के नाम पे नहीं होती है। तो इस वजह से भी ये कारण बनता है कि महिलाओं को किसान की संज्ञा नहीं दी जाती है, भले ही ज़्यादातर महिलाएँ जा के खेत में काम करती हों, ठीक? तो ये पॉइंट याद रहेगा कि नहीं, कहाँ से निकला है ये आंकड़ा? तो 61वां जो नेशनल सैंपल सर्वे हुआ था 2004-5 में, वहाँ से ये आंकड़ा निकल के आया है 83.6, याद रखना है आपने। फिर देखिए यहाँ पे कुछ जो है सर्वे वगैरह किया गया, जैसे क्लास में हम लोग करते क्या हैं, बच्चों को समझने के लिए कि जो बच्चे हैं वो कितना जेंडर स्टीरियोटाइप से मतलब भरे पड़े हैं। आप उनसे कहिए कि चलो कुछ चित्र बनाओ, जैसे टीचर, डॉक्टर, या फिर लोको पायलट, या फिर और भी जो भी पेशे होते हैं, जैसे वैज्ञानिक वगैरह हो गए, पायलट हो गए, मिल के मजदूर वगैरह हो गए। तो अगर आप इस तरह का सर्वे कराएंगे तो आप देखेंगे कि ज़्यादातर जो मेहनत वाला काम होता है वो देखिएगा कि जो बच्चे हैं ना वो पुरुषों को ही बताएंगे कि जो पुरुष हैं वो डॉक्टर होते हैं, पुरुष जो है वो मिल में काम करते हैं, पुरुष जो है ये किसान होते हैं, वैज्ञानिक होते हैं, लेकिन महिलाओं को टीचर, नर्स, इस तरह के पेशे से दिखाएंगे। तो ये क्या है, ये जेंडर स्टीरियोटाइप्स है जो कि बच्चों में स्टार्टिंग से ही भरा रहता है, ठीक है? आगे देखिए, और ये आप थोड़ा ध्यान से इसको देख लीजिएगा, वैसे इससे पूछा नहीं जाएगा, बस आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए इम्पोर्टेंट है। आगे देखिए, तो ये सब भी आप खुद से देखिएगा, ठीक है? कि ऐसा माना जाता है कि जो महिलाएँ होती हैं वो थोड़ा सौम्य स्वभाव की होती हैं, इस वजह से अच्छी टीचर बन जाती हैं, अच्छी नर्स बन सकती हैं, लेकिन अच्छे जो है मतलब कि पायलट नहीं बन सकती, मिल में मज़दूरी नहीं कर सकती, इस तरह का काम नहीं कर सकती हैं। तो पता नहीं कहाँ वो महिलाएँ पाई जाती हैं जो बहुत सौम्य स्वभाव की होती हैं भैया, होती होंगी कहीं, मुझे क्या पता। चलिए आगे देखिए, फिलहाल के लिए आगे देखें। हालाँकि महिलाएँ सौम्य होती भी हैं, लेकिन सारे नहीं होते हैं ना, जैसे सारे पुरुष बहुत कठोर नहीं होते, वैसे सारी महिलाएँ भी सौम्य नहीं होती, कुछ होती हैं। अगर मोहल्ले में जो है झगड़ा होने लगे ना, तो फिर पूरे गाँव को वही सुनाई देंगे। तो ये थोड़ा वैसे ही जेंडर स्टीरियोटाइप्स है, क्योंकि पाँचों उँगलियाँ बराबर नहीं होती, फिर चाहे वो महिला हो, चाहे पुरुष हो। चलिए, अब देखिए कह रहे हैं कि अनेक लोग इस प्रकार की रूढ़िवादी धारणाओं में विश्वास करते हैं, वही वाला विश्वास है कि महिलाएं सौम्य स्वभाव की होती हैं, मधुर बोलती हैं, इसलिए बढ़िया शिक्षिका बन सकती हैं, बढ़िया नर्स बन सकती हैं, ठीक है? तो वही है रूढ़िवादी धारणा। आगे देखिए, कह रहे हैं कि इसलिए बहुत सी लड़कियों को डॉक्टर व इंजीनियर बनने के लिए अध्ययन करने और प्रशिक्षण लेने के लिए वो सहयोग नहीं मिल पाता जो लड़कों को मिलता है, ठीक है? तो पेरेंट्स भी कहते हैं कि जाने दो बेटा, तुम्हारे लिए ये पेशा नहीं है, तुम मतलब कि वैज्ञानिक बनने के बारे में मत सोचो, डॉक्टर बनने के बारे में मत सोचो। हाँ, जेएनएम का कोर्स कर लो, एएनएम का कोर्स कर लो, नर्स वगैरह बन जाना, बीटीसी कर लो, टीचर बन जाना, और वो भी मतलब हायर लेवल के लिए टीचर नहीं बनना है। किसके लिए बनना है? प्राइमरी लेवल के लिए। आप देखिए प्राइमरी लेवल पे महिलाओं को जो है ना ज़्यादा भर्ती किया जाता है, हायर लेवल के लिए नहीं। आंगनवाड़ी में देखिए महिलाओं को भर्ती किया जाता है। तो ये सब ना क्या है, लड़कियां इस चीज़ को समझ नहीं रही हैं, उन्हें लगता है ज़्यादा 4 पैसा मिला तो है, कम से कम हमारी कुछ पहचान तो है। तो नहीं नहीं, समझिए कि आपके साथ ना ये गलत किया जा रहा है जेंडर स्टीरियोटाइप्स की वजह से, ठीक है? आगे देखिए, आगे आपसे बता रहे हैं कि अधिकांश परिवारों में स्कूली शिक्षा पूरी हो जाने के बाद लड़कियों को इस बात के लिए प्रेरित किया जाता है कि वे शादी कर लें और अपना जीवन का जो मुख्य लक्ष्य है वो क्या मान लें, मतलब किसी की बीवी बन जाना, किसी के घर की अच्छी बहू बन जाना, और किसी की मम्मी बन जाना, ठीक है? चलिए आगे देखिए, और लड़कों को क्या कहा जाता है? 4 पैसा कमाए के लिए आवा, बहन के ब्याह करे हुआ। तो
क्या है भैया? चलिए जो है अब देखिए, परिवर्तन तो हम ही आप लाएँगे ना। आगे देखिए कह रहे हैं कि ये बात समझना बहुत आवश्यक है कि हम ऐसे समाज में रह रहे हैं जहाँ सभी बच्चों को अपने चारों ओर की दुनिया के दबाव का सामना करना पड़ता है। तो आजकल तो थोड़ा सोसाइटी चेंज हो गई है, चाहे लड़की हो चाहे लड़के हों, प्रेशर सबके ऊपर है। अभी जैसे जो पेरेंट्स होते हैं ना, लड़कियों के भी पेरेंट्स चाहते हैं कि हमारी बच्चियाँ कुछ करें। अभी बहुत ज़्यादा जो पिछड़े एरिया हैं वहीं पे चाहे जो आप देखेंगे, वरना अब पेरेंट्स भी चाह रहे हैं कि हमारी बच्चियों का भी कुछ नाम हो, वो भी कुछ अपने फील्ड मतलब अपने जीवन में करें, उनका भी अपना कोई कैरियर हो। आगे देखिए, लेकिन ये सब ऐसे आज जो स्थिति है, पहले ऐसी तो रही नहीं होगी, किसी ने तो शुरुआत की होगी, ठीक है? तो वो शुरुआत कैसी हुई है, वही आज का मेन टॉपिक होने वाला है हमारी वीडियो को। जैसे पहला देखिए, पहला जो एग्जाम्पल दिया गया है कि रूढ़ियों को कैसे तोड़ा गया, किसके द्वारा? तो एक 27 वर्षीय महिला, नाम क्या है उनका? लक्ष्मी लाकरा। नाम याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है? तो अक्सर हम लोग क्या देखते हैं कि जो रेल इंजन चलाने का काम है वो पुरुषों के द्वारा किया जाता है। लेकिन आप देखिए कि झारखंड में एक गरीब आदिवासी परिवार की एक महिला, जिनका नाम क्या है? लक्ष्मी लाकरा, 27 साल की थी। इन्होंने इस धारा का रुख बदल दिया। इन्होंने कहा कि नहीं, कि रेल इंजन चलाने का काम केवल पुरुषों का नहीं है, महिलाएँ भी कर सकती हैं। और वो उत्तरी रेलवे की वो महिला इंजन चालक बनी जो कि पहली हैं, अर्थात पहली उत्तर रेलवे की महिला इंजन चालक। याद रहेगा ना? चलिए, फिर इन्होंने ज़ाहिर-सी बात है कि बहुत ईज़ी तो रहा नहीं होगा, उन्होंने बहुत संघर्ष किया होगा पढ़ाई-लिखाई में, ये सारी बातें। आगे देखिए कह रहे हैं कि उन्होंने मन लगा कर के मेहनत से पढ़ाई की और स्कूल को पूरा करने के बाद इलेक्ट्रॉनिक्स में डिप्लोमा किया और फिर रेलवे बोर्ड की परीक्षा में बैठी और पहली ही मतलब कि प्रयास में उत्तीर्ण हो गई, ठीक है? अब बहुत सारे लोग होंगे सीटेट को ही 10 बार से दे रहे होंगे, लेकिन उत्तीर्ण नहीं हो रहे होंगे। तो ये सब आपको क्या करना है? मतलब खुद से पढ़ना है, वो मतलब मिल जाएगा ही आपको पीडीएफ। आगे देखिए, फिर ये सब देखिए, उनके द्वारा बताया जा रहा है कि कैसे मुझे चुनौतियों से खेलना पसंद है, अर्थात जो लोग कहते हैं कि लड़कियाँ ये काम नहीं कर सकती, मैं वही काम करना पसंद करती हूँ। फिर यहाँ देखिए कह रहे हैं कि लक्ष्मी के जीवन में ऐसा करने के लिए अनेक अवसर आए। जब वह इलेक्ट्रॉनिक्स करना चाहती थी, जब उन्होंने पॉलिटेक्निक में मोटरसाइकिल चलाई और जब उन्होंने तय किया कि वो इंजन ड्राइवर बनेंगी, तो क्या मतलब कि क्या समस्याएँ आईं? तो भैया यही समस्याएँ आईं कि लोगों ने कहा कि देखो ये काम तुम्हारे लिए नहीं है, लड़कियों के लिए ये काम नहीं है, ये काम लड़कियाँ नहीं कर सकती हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, काम तो काम होता है, लड़की-लड़का तो बात की बात है। तो उन्होंने सब कुछ करके दिखाया। फिर देखिए, आगे कह रहे हैं कि उनका दृष्टिकोण कैसा था? एकदम सीधा-सा था कि जब तक मुझे मज़ा आ रहा है, मैं किसी को नुकसान नहीं पहुँचा रही हूँ, मैं अच्छे से काम कर पा रही हूँ, अपने माता-पिता की मदद कर पा रही हूँ, तो फिर मैं अपने तरीके से क्यों ना जीऊँ? तो जैसे अभी मेरी स्थिति क्या हो गई है, आप लोगों ने इतना प्यार और सपोर्ट दिया है कि मुझे भी ना अब टीचिंग में मज़ा आने लगा है, ठीक है? तो मैं भी सोच रही हूँ कि मैं अपना जो करियर है इस फ़ील्ड में जो है ग्रो करूँ। तो ये क्या है? ये वही होता है ना कि अगर हमें किसी काम में मज़ा आ रहा है, तो आखिर हम अपने तरीके से जीवन क्यों ना जिएँ? क्यों मतलब हमेशा सरकारी नौकरी के लिए ही परेशान रहें? तो बस वही बात है कि इन्हें लगा कि नहीं, मैं इंजन चालक बन सकती हूँ, तो इन्होंने इंजन चालक बन कर के अपना जो काम है वो पूरा किया। जबकि लोग कहते रहे कि नहीं, नहीं लड़कियों के लिए काम नहीं है, लड़कियाँ मोटरसाइकिल नहीं चलाएँगी, लड़कियाँ जो है क्या बोलते हैं रेल की इंजन चालक नहीं बन सकती हैं। लेकिन इन्होंने कहा नहीं, मुझे मज़ा आ रहा है, मैं अपने पेरेंट्स को सपोर्ट कर पा रही हूँ, तो क्यों ना करूँ मैं ये काम, ठीक है? आगे देखिए। तो ये तो लक्ष्मी लाकरा जी की कहानी रही। आगे देखिए ऐसी बहुत सी महिलाएँ मिलेंगी जिन्होंने बहुत सारे काम किए हैं। जैसे ये देखिए आपको कह रहे हैं कि परिवर्तन के लिए सीखना, और इसमें एक छोटी-सी कहानी बताई गई है और वो कहानी क्या है कि एक लड़का है जो हिस्ट्री पढ़ने में बहुत मतलब कि रुचि रखता है और उसके मार्क्स आए हुए हैं मैथ्स में बहुत कम, और उसके पेरेंट्स उसको डाँट रहे हैं कि बेटा तू आगे जीवन में अपने क्या करेगा? वो कह रहा है कि पापा मुझे हिस्ट्री पढ़ना है, गणित में मज़ा नहीं आता। तो पापा उसको डाँट रहे हैं, चुप कर! गणित पढ़ेगा तो नौकरी मिलेगी। इतिहास से कौन-सी नौकरी मिलेगी तुझे? तो वही वाली कहानी है, आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है? अब हम देखते हैं अन्य महिलाएँ जिन्होंने बहुत महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। तो एक नाम आएगा, आप पहले इस चित्र को देखिए, काफ़ी प्यारा-सा चित्र है। तो ये जो नाम है वो किनका है? तो रमाबाई जी का है, ठीक है? और 1858 से 1922 ये इनका जीवन काल रहा है। इनकी जो ये जो छवि है वो उनकी बेटी के साथ उनकी छवि दिखाई गई, ठीक है? तो ध्यान रखिएगा कि महिला शिक्षा की ये योद्धा स्वयं कभी स्कूल नहीं गई, पर अपने माता-पिता से उन्होंने पढ़ना-लिखना सीख लिया। उन्हें पंडिता की उपाधि दी गई। समझिए,
जो रमाबाई जी हैं ये कभी विद्यालय नहीं गई, लेकिन अपने पेरेंट्स से ही इन्होंने पढ़ाई लिखाई सीख लिया और इतना मतलब कि इन्होंने अच्छा सा वर्क किया कि उन्हें पंडिता की उपाधि मिली। क्यों उपाधि मिली ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वे संस्कृत पढ़ना लिखना जानती थी, जो उस समय की औरतों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी। ठीक है, तो याद रखिएगा कि पंडिता रमाबाई को पंडिता की उपाधि इस वजह से दी गई क्योंकि उन्हें संस्कृत पढ़ना आता था और बड़ी बात है कि वो कभी विद्यालय भी नहीं गई। फिर देखिए, कह रहे हैं कि औरतों को जब तक ये ज्ञान अर्जित करने की अनुमति नहीं थी, मतलब जिस समय में औरतों को ये ज्ञान जो है अर्जित करने की अनुमति नहीं थी, उन्हें संस्कृत पढ़ने नहीं दिया जाता था या उन्हें पढ़ने ही नहीं दिया जाता था, उस समय में उन्होंने ये कर दिखाया। फिर देखिए, उन्होंने 1898 में पुणे के पास खड़े गाँव नहीं है, खेड़ गाँव में एक मिशन स्थापित किया। ये बहुत, बहुत, बहुत इम्पोर्टेंट है। कहाँ पे स्थापित किया है? पुणे के पास खेड़ गांव में। और उस मिशन का उद्देश्य क्या रहा है? तो ये देखिए, विधवा स्त्रियों और गरीब औरतों को पढ़ने लिखने और स्वतंत्र होने की शिक्षा दी जाती थी। ठीक है, आगे देखिए, उन्हें लकड़ी से चीजें बनाने, छापा खाना चलाने जैसी जो मतलब स्किल्स है वो भी सिखाई जाती थी। और इसके पीछे का क्या रीज़न था? तो इसके पीछे का रीज़न यही था कि आप अपने बलबूते कुछ कमा खा सको, किसी पे निर्भर मत रहो। ठीक है? आगे देखिए, तो पंडिता रमाबाई जी का नाम याद रखिएगा और लक्ष्मी लाकरा, 2 महिलाओं के बारे में हमने देखा। अभी 1-2 दिन पहले ही सावित्री फुले जी का जन्मदिन था। आप लोगों को पता होगा कि वो मतलब पहली महिला शिक्षिका रही हैं हमारे यहाँ, ठीक है? और लोग उनको कितना प्रताड़ित करते थे। इवन वो जब स्टार्टिंग फेज़ में थी ना, तो लोग उनके ऊपर मतलब कीचड़ और गोबर फेंक दिया करते थे। तो वो अपने बैग में एक एक्स्ट्रा साड़ी लेकर के जाती थी ताकि जब विद्यालय पहुँचे तो वहाँ पे साड़ी चेंज कर सकें। तो सोसाइटी इतनी भ्रष्ट थी, इतनी गंदी सोसाइटी थी महिलाओं को एजुकेशन देने के लिए, अर्थात कोई नहीं चाहता था कि फीमेल्स जो हैं वो पढ़ें-लिखें। तो सावित्री बाई फुले जी को नमन करिए, बहुत इम्पोर्टेंट है, स्पेशली जो महिलाएँ हैं उन्हें तो समझना चाहिए। फिर देखिए, तो यहाँ पे आपको बता रहे हैं कि आज की स्थिति में हम देखते हैं तो हमें लगता है कि अरे लड़की हो चाहे लड़का, सबके लिए पढ़ाई करना आम बात है, लेकिन आज ये आम बात हो गई है। पहले जो है ये आम बात नहीं हुआ करती थी। पहले तो लड़कों को ही पहले स्कूल थोड़ा बहुत भेज दिया जाता था, लड़कियों को तो बिल्कुल भी पढ़ाई लिखाई की मनाही थी। और धीरे धीरे ये चीज़ें परिवर्तन आया है। पहले क्या होता था कि जो लड़कियां हैं वो जो है अपने ही घर में जो काम वगैरह है वो सीख लेते थे, और जो उनके बुजुर्ग किया करते थे, घर में जो बड़े बुजुर्ग थे उनके द्वारा जो पेशा अपनाया गया है उसी को सब अपना लेते थे। तो महिलाएं जो हैं कौन से पेशे से जुड़ी रहती थी? चूल्हा चौके से। तो जो लड़कियां हैं वो चूल्हा चौका सीख लेती थी, और जो पुरुष थे वो जो अन्य काम किया करते थे उनके जो बच्चे हैं वही सीख लिया करते थे। लेकिन धीरे धीरे चीजें बदली हैं। आगे देखिए, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दे दिया गया है कि अगर कोई व्यक्ति कुम्हार के व्यवसाय से जुड़ा हुआ है तो उनके बच्चे भी कुम्हार वगैरह ही बन जाते थे, मतलब कुछ नया नहीं कर पाते थे। आगे देखिए, और यहाँ पे देखिए एक और पॉइंट दिया गया, जैसे वहाँ पे किसान नहीं माना जा रहा था महिलाओं को, वैसे ही यहाँ पे आप देखिए जो कुम्हार के व्यवसाय से जुड़ी हुई महिलाएं थी उनको कुम्हार नहीं माना जाता था। क्यों? क्योंकि जो महिलाओं का काम क्या होता था, मिट्टी एकत्र करना, बर्तन बनाने के लिए उसे मिट्टी को मतलब गीला करना और उस तरह से उपयुक्त तरीके से तैयार करना ताकि बर्तन आराम से बन सकें। ठीक है, चूँकि उनके द्वारा चाक नहीं चलाया जाता था, यही कारण है कि उन्हें कुम्हार नहीं माना जाता था। ठीक है, लेकिन अब तो आप देखिए लड़कियाँ जो हैं, महिलाएँ जो हैं वो चाक वगैरह भी चला रही हैं, लेकिन कुम्हार की संज्ञा आज भी नहीं है। ठीक है, तो आज उन्हें क्या कहते हैं? कुम्हारिन कह देते हैं। तो मेरे गाँव में हैं कुछ लोग जो मतलब चाक चलाते हैं, दीपावली पे आते हैं दीपक देने ना, तो वही हमने भी देखा हुआ है। मैं उधर अपने खेत साइड कभी गई हूँ घूमने टहलने, तो देखा हुआ है चाक चलाते हुए। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ आपको बता रहे हैं कि 19वीं शताब्दी में लगभग 200 साल पहले की बात है। ध्यान रखिए, 19th सेंचुरी में, आज से 200 साल पहले की बात है। शिक्षा के बारे में कई नए विचारों ने जन्म लिया। ठीक है, तो विद्यालय अधिक प्रचलन में आए और वे समाज जिन्होंने स्वयं कभी पढ़ना लिखना नहीं सीखा था, अपने बच्चों को स्कूल भेजना स्टार्ट किए। ठीक है, कह रहे हैं तब भी लड़कियों की शिक्षा को लेकर के काफ़ी विरोध हुआ। यानी कि जब आज से 200 साल पहले एजुकेशन में कदम रखा गया, तब भी लोगों ने केवल और केवल लड़कों को ही विद्यालय भेजना ठीक समझा। लड़कियों की एजुकेशन को लेके बहुत विरोध हुआ। फिर आप देखिए, कह रहे हैं इसके बावजूद बहुत सी स्त्रियों और पुरुषों ने बालिकाओं के लिए स्कूल खोलने का प्रयत्न किया और पढ़ना लिखना सीखने के लिए संघर्ष किया। आगे देखिए आपसे क्या कह रहे हैं। एक महिला है, नाम देख लीजिए ध्यान से, राम सुंदरी देवी जी, और समय कब से कब तक का है इनका? 1800 से 1890। ठीक है, तो इन्हें देखिए, कह रहे हैं कि जो 200 वर्ष पूर्व पश्चिमी बंगाल में पैदा हुई, यानी कि आज से 200 साल पहले वेस्ट बंगाल में जन्म हुआ।
60 वर्ष की अवस्था में उन्होंने बांग्ला भाषा में अपनी ऑटोबायोग्राफी यानी अपनी आत्मकथा लिखी और उनकी पुस्तक का नाम क्या था? आमार जीवन। और ये किसी भी भारतीय महिला के द्वारा लिखी गई पहली आत्मकथा है। ध्यान से इस बात को नोट डाउन करके रखिए। फिर देखिए, राम सुंदरी देवी जी यद्यपि एक धनवान परिवार से बिलोंग करती थी, जमींदार के घर से बिलोंग करती थी और उन्हीं के घर की गृहिणी अर्थात हाउसवाइफ थी। उस समय लोगों में इस तरह का विश्वास था कि यदि लड़कियां पढ़ लिख लेंगी तो वो दुर्भाग्य लाएंगी और सामान्यतः विधवा हो जाएंगी। ठीक है। फिर देखिए, यद्य उसके बावजूद भी उन्होंने रिस्क लिया और स्वयं मतलब कि छिप छिपा करके पढ़ना लिखना सीखा। अगर वो भी इन्हीं सारी बातों को मानती कि अरे विधवा हो जाएंगे, क्या होगा, कैसे जिएंगे, तो नहीं। देखिए, उन्होंने ये जो मतलब क्या होता है ना, अंधभक्ति वाली जो बात होती है, उसको उन्होंने कहा कि नहीं, हम इस अंधविश्वास को नहीं मानेंगे, हम तो पढ़ेंगे लिखेंगे। उनके अंदर जुनून था पढ़ने का और वो पढ़ी और अपना, यहाँ तक कि उन्होंने अपनी आत्मकथा भी लिख दी। फिर देखिए, आगे देखिए, वो अपने काम के बारे में बता रही हैं कि कैसे मैं बहुत दिन भर से शाम तक काम वगैरह करती रहती थी, बीच-बीच में अपने लिए जो है किसी न किसी तरीके से छिप-छिपा के पढ़ाई की। तो आप देखिए कि बता रही हैं कि सुबह से लेकर के उठती थी, शाम तक काम ही करती रहती थी, बीच में बिल्कुल भी विश्राम नहीं मिलता था। और उस समय जब मैं केवल 14 वर्ष की थी, मेरे मन में इस तरह की एक अभिलाषा पनपने लगी कि मैं भी पढ़ना सीखूँगी और एक धार्मिक पांडुलिपि पढ़ूँगी। समझिए, मतलब लगन आपसे क्या कुछ नहीं करवाता है। आगे देखिए, कह रहे हैं कि उन दिनों स्त्रियों को पढ़ने नहीं दिया जाता था। बाद में मैं स्वयं ही अपने विचारों का विरोध करने लगी कि आखिर मुझे क्या हो गया है? स्त्रियाँ पढ़ती नहीं हैं, तो फिर मैं कैसे पढ़ूँगी? ठीक है? तो समझिए कि उनको लगा कि अरे यार! स्त्रियाँ पढ़ती नहीं हैं, कहीं मैं भी विधवा हो गई तो? लेकिन लगन थी, मन में आया कि नहीं, नहीं, मुझे तो पढ़ना है। फिर आप देखिए, कह रहे हैं कि फिर मुझे एक दिन स्वप्न आया कि मैं चैतन्य भागवत, जो कि एक संत का जीवन है, यानी कि एक संत की जीवनी है, उसको पढ़ रही हूँ। बस फिर क्या, जब उन्होंने देखा कि सपना आ गया है कि मैं उनकी जीवनी पढ़ रही हूँ, तो उन्होंने फिर बस लगन से पढ़ाई-लिखाई की। कैसे सीखा पढ़ना? तो ये भी ध्यान से देख लीजिए कि वो जो है चुपके-चुपके से पढ़ना सीखी हैं। और कैसे सीखी हैं? तो इनका जो बेटा था ना, उस समय उसको ताड़ के पत्तों पर लिखकर अक्षर बनाने का जो अभ्यास है, वो करवाया जा रहा था और वहीं से इन्होंने अपना अभी पत्ता-पत्ता जोड़-जोड़ करके कोशिश की और पढ़ाई-लिखाई सीख गई। यहाँ देखिए, अत्यधिक जतन और कोशिशों से एक लंबे समय के बाद वो पढ़ना सीख पाई हैं। ठीक है? तो ये आप खुद कहानी पढ़िएगा। अगर मैं एक-एक कहानी बताने लगूँगी तो फिर ज़ाहिर-सी बात है बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा। कुल मिलाकर के कितन लगन होनी चाहिए, स्ट्रगल कितना भी बड़ा हो, लोग जो है कर गुज़रते हैं। और यहाँ देखिए, कह रहे हैं कि शिक्षा प्राप्त करके कुछ महिलाओं ने समाज में स्त्रियों की स्थिति को सुधार किया और इसके बारे में प्रश्न उठाएँ, तो आप खुद देख लीजिएगा। ये सब आप खुद देखिएगा, ठीक है? यहाँ देखिए, इनके बारे में खूब क्वेश्चन बनता है, मतलब सखावत हुसैन जी के बारे में। इन्होंने एक सपना देखा था, लेडी लैंड का सपना, और उन्होंने सपने में क्या देखा था कि वो एक ऐसे जगह पे हैं, मतलब कि जो ये लेडी लैंड है, वो क्या है? वो एक ऐसी जगह है जहाँ पे महिलाओं को स्वतंत्रता पूर्वक जीने की आज़ादी है। वो प्लेन भी उड़ा सकती हैं और खुली हवा में साँस भी ले सकती हैं, ठीक है? कहाँ जन्म हुआ है? तो ध्यान से देख लीजिए, 1880 में 1880 में जन्म हुआ, 1932 में मृत्यु, यानी कि इतना इनका जीवन काल रहा है। ये भी धनी परिवार में पैदा हुई हैं, जिनके पास ये बहुत ज़मीन थी और उन्हें उर्दू पढ़ना और लिखना तो आता था, लेकिन वो बांग्ला और अंग्रेजी सीखने से उनको रोक दिया गया था। और ये उर्दू और जो मतलब कि पढ़ने की जो बात है ना, वो इसलिए सिखाया जाता था ताकि भगवान जी की पूजा कर सकें। इस्लाम में जो क्या बोलते हैं, नमाज़ वगैरह पढ़ी जाती है, जो भी होता हो, मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है। तो उसमें ये वाली जो लैंग्वेज है मेरे ख़्याल से काम आती है, चूँकि मैंने देखा है हम लोगों के यहाँ मदरसा है, मदरसा में बच्चे जाते हैं उर्दू सीखने के लिए बहुत सुबह-सुबह, तो लड़के और लड़कियाँ सब जाते हैं, ठीक है? तो वही बात है। लेकिन जो अन्य लैंग्वेजेज़ है वो इनको सीखने से रोका गया। फिर देखिए, आगे आपको बताया जा रहा है कि यहाँ देखिए, कह रहे हैं कि रुकैया ने अपने बड़े भाई और बहन के सहयोग से बांग्ला और अंग्रेजी पढ़ना लिखना सीख लिया। आगे जाकर के वो एक लेखिका बनती हैं। 1905, देखिए यहाँ पे 1905 में जब वे केवल 25 वर्ष की थी, अंग्रेजी भाषा के कौशल का अभ्यास करना उन्होंने एक उल्लेखनीय कहानी भी लिखी जिसका शीर्षक था सुल्ताना का स्वप्न। ठीक है, तो बस ये याद रखना है आपको कि इनके द्वारा एक कहानी लिखी गई जिस कहानी का नाम है सुल्ताना का स्वप्न। और इस कहानी में सुल्ताना नामक एक स्त्री की कल्पना की गई है जो कि लेडी लैंड नाम की एक जगह पर पहुंची है और लेडी लैंड वही जगह है जहाँ पे स्त्रियों को बहुत आज़ादी थी। लास्ट में एक पॉइंट है कि 1910 में उन्होंने कोलकाता में लड़कियों के लिए स्कूल भी खोला जो कि आज तक कार्य कर रहा है। ठीक है, अब ये जो कहानी है ना, इस कहानी को आप खुद पढ़िएगा।
ये कहानी जब आप पढ़ लेंगे तो इससे ना पैडागोजी के जो क्वेश्चन है वो बहुत अच्छे से सॉल्व होंगे, ठीक है। अगर आपको ये कहानी समझ आ गई तो कैसे महिलाओं ने स्ट्रगल किया, उससे पैडागोजिकल जो क्वेश्चन बनेगा वो आप इत्मीनान से कर ले जाएंगे। तो मैं कहानी में कुल मिला के आपको वो पॉइंट्स बता रही हूँ जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डायरेक्ट हिट कर सकता है। बाकी पैडागोजी का क्वेश्चन इससे बनेगा तो उसको आप पढ़िएगा। तो ये हमने देखा, दो लोगों के बारे में हमने पढ़ लिया। एक तो हमने मतलब क्या बोलते हैं, लक्ष्मी लाकरा जी के बारे में पढ़ा, और दूसरा हमने किन के बारे में पढ़ा, रुकैया सखावत हुसैन, और एक लोग और कौन सी थी, राम सुंदरी देवी। और जाहिर सी बात है कि हम लोगों ने पंडिता रमाबाई, 4 महिलाओं के बारे में जाना। आगे देखिए, यहाँ देखिए आपसे क्या कह रहे हैं कि राम सुंदरी देवी और रुकैया हुसैन जिन्हें पढ़ने लिखने की अनुमति नहीं मिली थी, उनकी स्थिति के विपरीत आज के समय में आप देखिए बड़ी संख्या में जो लड़कियां हैं वो स्कूल जा रही हैं। इसके बावजूद भी बहुत सी लड़कियां गरीबी, शिक्षा की मतलब की असुविधा के कारण, भेदभाव के कारण स्कूल जाना उन्हें छोड़ना पड़ जाता है, ठीक है। तो हम सभी जानते हैं कि समाज जो है आज भी बहुत बटा सटा सा है, तो मुश्किल होता ही है। एक तो लड़कियों को लोग बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ा पाते हैं कि लड़के उनको छेड़ देंगे, अरे बाप रे, बड़ी गत है जीवन में। फिर देखिए सभी समाज और वर्गों की पृष्ठभूमि वाले जो बच्चे हैं, यहाँ देखिए उनको शिक्षण की समान सुविधाएं प्राप्त करना, ये विशेषकर अगर लड़कियों की बात करें तो काफ़ी चुनौती भरा है, मतलब आसान नहीं है। भले ही आपको मतलब अधिकार मिल गया कि चाहे लड़की हो चाहे लड़के हों, सबको शिक्षा का अधिकार है। इवन आपको मौलिक अधिकार मिला है कि 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं उनको अनिवार्य शिक्षा दी जाए, मुफ्त शिक्षा दी जाए। पर समाज में परिवर्तन बहुत स्लो होता है, सोसाइटी नहीं चेंज हो रही है, बस कानून बदल रहे हैं। आगे देखिए, यहाँ आपसे क्या कह रहे हैं कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, तो जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है वहाँ पे जो गोल नंबर 4 है वो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात करता है, ये भी देखिए। अब देखिए वर्तमान समय में शिक्षा और विद्यालय की यदि बात करें तो आप देखिए फटाफट कि आज के समय में लड़के और लड़कियां दोनों ही विद्यालय में जा रहे हैं। हम सभी जानते हैं भारत में हर 10 साल में सेंसस कराया जाता है, जिसे हम लोग जनगणना कहते हैं। आपको याद है कि नहीं, सेंसस जिसको हम लोग जनगणना कहते हैं, तो हर 10 साल में जनगणना होती है। यहाँ देखिए 1961 की जनगणना के अनुसार सब लड़कों और मतलब कि पुरुषों, चाहे मतलब कि जो पुरुष हैं या फिर छोटे बच्चे हैं उनकी बात हो रही है। छोटे बच्चे इट मीन्स ऐसे लोग जो कम से कम 7 साल के ऊपर हों, ठीक है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कुल मिला के इतनी सी बात है कि जो आज हम लोग पढ़ते हैं ना कि हमारी जनगणना के हिसाब से हमारा जो एजुकेशन का स्तर है वो कितने परसेंटेज है, वो कैसे निकलता है। तो ऐसा माना जाता है कि 7 साल के ऊपर, ठीक है, 7 साल के ऊपर के जो भी बच्चे हैं, मतलब कि 7 साल के हो सकता है, 8 साल के बच्चे हों या फिर 60 साल के हों, मतलब आदमी कोई भी हो, अगर उन्हें पढ़ना लिखना आता है तो मान लिया जाता है कि वो शिक्षित हैं। और पढ़ाई लिखाई का भी क्या क्राइटेरिया है, अपना नाम तो कम से कम लिख ही लें, ठीक है। चलिए वही चीज़ यहाँ बता रहे हैं कि 1961 की जनगणना के अनुसार सब लड़कों और पुरुषों जो कि 7 वर्ष या उससे अधिक आयु के हों, इनका 40% ही मात्र शिक्षित था, ठीक है। तो मात्र 40% शिक्षा थी 1961 के सेंसस में, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो 1961 में जो सेंसस हुआ था उसमें माना गया था कि हमारे यहाँ का जो एजुकेशन स्तर है वो कितना है, ओनली 40%, और वो भी पुरुषों का, महिलाओं का तो और कम होगा। यहाँ देखिए लड़कियों का जो परसेंटेज था वो देखिए मात्र 15%, ठीक है। तो पढ़ाई लिखाई का मतलब उन्होंने क्राइटेरिया क्या रखा था कि कम से कम आप 7 साल के ऊपर हो, अपना नाम लिख लेते हो। तो 7 साल के ऊपर के वो लोग जो अपना नाम तक नहीं लिख पाते थे, उनका परसेंटेज कितना था, लड़कियों में 85%, और जो लिख पा रही अर्थात जो शिक्षित है उनका परसेंटेज कितना है, मात्र 15%। और लड़के जो अनपढ़ थे वो 60%, और जो पढ़े लिखे थे कि अपना नाम तो कम से कम लिख ही ले रहे थे वो 40%। ये सब ना आप पेन कॉपी लीजिए और लिख के रखिए, वरना भुला जाएगा ये आंकड़ा। फिर देखिए 1960 के बाद फिर हम लोग डायरेक्ट 2011 की जनगणना पे आएंगे, और जो 2011 की जनगणना हुई उसमें ये आंकड़े बहुत तेज़ी से चेंज हुए। आप देखिए इसके अनुसार पुरुष और मतलब महिलाओं में जो एजुकेशन का लेवल है, तो पुरुष जो है वो 82% शिक्षित हो गए, और जो स्त्रियां हैं वो 65%, मतलब बहुत ज़्यादा चेंज हुआ, ठीक है। 15 से सीधे लड़कियां कहाँ आ गई, 65%, और पुरुष 40 से डायरेक्ट कहाँ आ गए, 82%। तो ये 2011 का आंकड़ा है जो कि आपको याद रखना है, ठीक है। इसको यहाँ पे आप देखिए, उसके बाद फिर ये सारे पॉइंट्स आप खुद पढ़िएगा, ठीक है। फिर आपसे यहाँ पे कुछ अन्य पॉइंट दिए गए हैं कि स्कूल शिक्षा में औसत वार्षिक ड्रॉप आउट दर, ये 2014-15 का आंकड़ा है। और इसमें दरअसल कुल मिला के ये बता रहे हैं कि कितने उम्र में जो लड़कियां हैं वो विद्यालय छोड़ दे रही हैं, या वो 2 साल विद्यालय में रह पा रही हैं, 4 साल, और SC ST में स्पेशली। तो यहाँ देखिए प्राथमिक कक्षा 1 से 5 की बात हो रही है, लड़के देखें तो वार्षिक ड्रॉप आउट इट मीन्स छोड़ रहे हैं विद्यालय,
तो लड़के 4.36, लड़कियों के देखिए 3.88, टोटल देखिए तो 4.13% जो है वो लोग छोड़ रहे हैं, ठीक है। और ये सारे मतलब ऑल टोटल लड़कियों की मतलब बात हो रही है, ऑल टोटल जो बच्चे हमारे विद्यालय में जाते हैं उनकी बात हो रही है। वहीं आपसे यहाँ पे देखें तो जो अनुसूचित जाति की लड़कियां होती हैं और अनुसूचित जाति के जो लड़के होते हैं उनकी बात करें, यानी एससी की बात की जा रही है। तो आप देखिए एससी में जो लड़के हैं कक्षा 1 से 5, ये देखिए 4.71% और लड़कियां ज़्यादा ही हैं 4.20%। टोटल 4.46% जो बच्चे हैं वो उनका वार्षिक ड्रॉप आउट हो रहा था उस टाइम पे। यहाँ देखिए अनुसूचित जनजातियों में तो ये आंकड़ा और तेजी से बढ़ जाएगा, 7.02 से मतलब लड़के थे और ये 6.84 लड़कियां थी परसेंटेज में, ठीक है। तो ये थोड़ा लड़कियों का कम रहा है। टोटल आप देखिए एवरेज कितना है, 6.93%, ठीक है। यद्यपि ये तालिका बहुत ही कम मतलब की है कि आपसे पूछ लिया जाए, लेकिन आप लोग इस तालिका को एक बार याद खुद से ध्यान से देख लीजिएगा। मैंने देखा नहीं है कि इस तरह का आंकड़े वाला क्वेश्चन कभी सीटेट ने पूछा हो। बस आप याद रखिएगा कि हाँ 2011 का जो जनगणना हुई है उसमें महिलाओं का और पुरुषों का दोनों का ही 1961 की अपेक्षा एजुकेशन लेवल बढ़ गया है, ठीक है। बाकी ये सारणी वैसे इंपॉर्टेंट है नहीं, इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा फोर्स कर नहीं रही हूँ आपको। एक नज़र आप खुद देखना चाहें तो देख लीजिएगा। तो यहाँ कुल मिला के ना बता रहे हैं कि इससे ना पैडागोजिकल टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं अगर आपने इस श्रेणी को समझ लिया तो। और मैं अभी चूंकि पीवाईक्यू सॉल्व करा ही रही हूँ, अगर मुझे एक सिंगल भी क्वेश्चन 2018 से हम लोग 24 तक देख रहे हैं, एक सिंगल क्वेश्चन भी मुझे मिल गया जिसमें इस तरह के आंकड़े पूछे गए हैं तो मैं ये सारणी दोबारा से आपको करवा दूंगी, ठीक है। और इसमें से नहीं, थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लेन करके, थोड़ा खुद से बना के, ताकि ज़्यादा अच्छे से समझ आए। इसमें तो क्लियरिटी उतनी नहीं आ रही। फिर देखिए कह रहे हैं कि संभवतः ये जो तालिका है वो आपने देख लिया, और हम देखेंगे कि सब लड़कियों की तुलना में आप देखिए तो जो एससी और एसटी की लड़कियां हैं वो स्कूल ज़्यादा मात्रा में छोड़ती हैं, ठीक है। तो हाँ ये चीज़ याद रखना, ये आपको लाइन याद रहनी चाहिए। फिर देखिए 2011 की जनगणना से ये पता चलता है कि एससी यानी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की लड़कियों की अपेक्षा जो मुस्लिम समुदाय की लड़कियां हैं वो उनके प्राथमिक शिक्षा पूरी करने की संभावना और भी कम है, मतलब उनको तो और ही ज़्यादा एजुकेशन से दूर रखा जाता है। फिर देखिए जो मुस्लिम लड़कियां हैं वो स्कूल में मात्र 3 वर्ष तक रह पा रही हैं, जबकि अन्य समुदाय की लड़कियां कम से कम 4 वर्ष तो बिता ही रही हैं विद्यालय में, ठीक है। आगे आपको बता रहे हैं कि आखिर क्या कारण होते हैं ये जो ड्रॉप आउट देखने को मिलता है। तो अक्सर देखा जाता है कि जो बच्चे हैं ना, एक तो गरीब खानदान से बिलोंग करते हैं, तो गरीबी सबसे बड़ा जो है कारण देखने को मिलती है। और इसके साथ साथ गरीबी के अलावा भी कुछ कारण है, जैसे अवहेलना, ठीक है। जैसे टीचर्स जो है वो भी बच्चों को कभी कभी मतलब गंदे शब्दों से पुकार देते हैं, बच्चे जो हैं वो भी उनके साथ जो है थोड़ा अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी हैं जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा ड्रॉप आउट होता है, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। और ज़्यादा जो मतलब कि समस्या होती है वो तो गरीबी है, ठीक है। गरीबी इतनी ज़्यादा है कि लोग बच्चों को पढ़ाना अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे हैं। फिर ये सब आप देखना, यहाँ हम लोग देख लेंगे गवर्नमेंट के द्वारा एक अभियान स्टार्ट किया गया था, बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ अभियान, कब, 2014 में, ठीक है। तो ये थोड़ा आंकड़ा महत्वपूर्ण है। यहाँ हम लोग महिला आंदोलन के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो ये सारे आंकड़े कभी आज तक पूछे नहीं गए, इसलिए हमने इसको स्किप किया। अब लेकिन आपको ये महत्वपूर्ण है, इससे खूब क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। जो महिलाओं के द्वारा आंदोलन किए गए हैं उससे क्वेश्चन भर भर के बनता है। देखिए कह रहे हैं कि अब महिलाओं और लड़कियों के पढ़ने और स्कूल जाने के जो मतलब कि पहले क्या था कि उनको पढ़ने नहीं दिया जाता था, स्कूल नहीं जाने दिया जाता था, तो अब वो समस्या समाप्त हो गई है। अब हम देखने वाले हैं कि अब चाहे महिलाएं हों, मतलब महिलाएं तो समझ ही आ रहा है कि लड़कियां पढ़ी रहेंगी तभी तो महिलाएं भी पढ़ेंगी, मतलब हायर एजुकेशन को प्राप्त करेंगी, तो कम से कम उनको अधिकार तो है, ठीक है। कह रहे हैं कि अन्य क्षेत्र भी हैं जैसे कानूनी सुधार, हिंसा और स्वास्थ्य तथा जहाँ पे जो लड़कियां और महिलाएं हैं उनकी स्थिति अब बेहतर हुई है, ठीक है। जैसे आप देखिए दहेज प्रथा जैसी जो कुरीतियां रही हैं यद्यपि आज भी विद्यमान है, लेकिन दहेज के लिए जहाँ पहले महिलाओं को बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया जाता था, मार दिया जाता था, अब उसमें कमी आई है। कैसे कमी आई है? क्योंकि एक ठोस कानून बन गया, ठीक है। तो आगे देखिए कह रहे हैं कि आज आप जो परिवर्तन देख रहे हैं ना, ये परिवर्तन अपने आप नहीं आए हैं, औरतों ने व्यक्तिगत स्तर पर नहीं बल्कि आपस में मिल करके इसके लिए
बहुत संघर्ष किया। यानी कि आज हम महिलाएं जिस स्थिति को वर्तमान में जी रहे हैं, वो स्थिति यूं ही हमें गिफ्ट में नहीं मिल गई। हमारे पूर्वज महिलाओं ने बहुत स्ट्रगल किया, बहुत मिलजुल करके संघर्ष किया, तब हम आज यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। ठीक है, तो आज जो इंस्टाग्राम पे महिलाएं बेवजह की गंदी गंदी रील्स अपलोड कर रही हैं, उनके लिए ये इम्पोर्टेंट है कि आप समझो कि हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए कितना कुछ स्ट्रगल किया है। वो इस सोसाइटी के लिए नहीं कर रहे थे कि आने वाली जो पीढ़ी है वो इस तरह की जो है गंदी हरकतों में जुड़ जाएगी, नहीं। वो चाहते थे कि जो महिलाएं इतना प्रताड़ित हो रही हैं इतने वर्षों से, उन्हें जीवन जीने का अधिकार मिले, गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार मिले, उन्हें पढ़ाई का अधिकार मिले, वो भी अपना नाम कमा सके। तो उसको ना समझिए, बहुत ज़रूरी है। अगर हम लोग अपने पूर्वजों के स्ट्रगल को भूल जाएंगे तो हमारा क्या वजूद है फिर। तो इस स्ट्रगल को समझना ज़रूरी है। आगे देखिए, आगे आपसे बताया जा रहा है कि जो महिलाओं के द्वारा ये परिवर्तन करने के लिए संघर्ष किया गया, उसे हम लोग क्या कहते हैं, महिला आंदोलन कहा जाता है। ठीक है, देखिए, ऐसा नहीं है कि केवल और केवल महिलाओं ने ही महिला आंदोलन में हिस्सा लिया, नहीं, कई सारे पुरुष हैं जिन्होंने महिला आंदोलन में हिस्सा लिया है। तो पुरुषों ने भी बहुत स्ट्रगल किया है ताकि महिलाओं को राइट्स मिल सकें, तो ये बात भी याद रखिएगा। आगे देखिए, कह रहे हैं कि ये देखिए, इसमें चेतना जागृत करने, भेदभाव का मुकाबला करने और न्याय हासिल करने के लिए भिन्न भिन्न स्तर पर जो रणनीतियां हैं उसका उपयोग किया गया। किसके लिए? महिला जो आंदोलन हुए हैं उसमें इन सारी चीज़ों को मतलब कि यूज़ किया गया है। फिर देखिए, इस चित्र को आप देख सकते हैं कैसे एकदम बढ़िया संगठन दिख रहा है, एकता वाला। देखिए, कुछ अभियान चले हैं, जैसे भेदभाव और हिंसा के विरोध में अभियान चलाया गया। महिला आंदोलन का ये सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा भी मतलब कि रहा है। अभियानों के फलस्वरूप जाहिर सी बात है, जब अभियान चलेंगे तो कुछ ना कुछ तो परिवर्तन आएगा, तो कुछ कानून बनाए गए। एक कानून है जिसको आपको बहुत ध्यान से याद रखना है, और वो क्या है, सन 2006 में एक कानून बना था जिससे घर के अंदर जो शारीरिक और मानसिक हिंसा को भोग रही औरतें हैं उनको कानूनी सुरक्षा मतलब सुरक्षा दी जा सके। ठीक है, तो ये कब कानून बना है? 2006 में। याद रखिएगा, इसके एमसीक्यू मैंने प्रीवियस वीडियो में करवा दिया है, लगभग काफ़ी सारे पॉइंट्स तो उसी वीडियो में मैंने करवा दिया था। लेकिन आज हम लोग चूंकि एनसीईआरटी में दिया हुआ है तो एक ओवरव्यू देख रहे हैं। फिर देखिए, तो 2006 का आपको कानून याद रखना है। आगे देखिए, आगे आपसे कह रहे हैं किसी तरह महिला आंदोलन के अभियानों के कारण कब, 1997 में जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, इन्होंने कार्य के स्थान पर जो शैक्षणिक संस्थान में महिलाओं के साथ होने वाली यौन प्रताड़ना है उसके लिए सुरक्षा मतलब कि प्रदान करने के दिशा निर्देश दिए। अर्थात जहाँ पे महिलाएं काम कर रही हैं, अगर उनके साथ किसी भी तरह की यौन हिंसा हो रही है तो इससे महिलाओं को सुरक्षा मिलनी चाहिए। विशाखा गाइडलाइंस का नाम सुना है कि नहीं आपने? वही चीज़ है। और आगे देखिए, एक और एग्जाम्पल देखिए 1980 के दशक में। ठीक है, तो जो भी मैंने हाईलाइट किया है वही इंपॉर्टेंट है कि 1980 के दशक में आप देखिए कि देश भर के महिला संगठनों ने ना दहेज हत्याओं के खिलाफ आवाज़ उठाई। इसमें क्या होता था, तो जो नवविवाहित महिलाएं हुआ करती थी उनको उनके ससुराल वाले दहेज के लिए मार दिया करते थे, जिंदा जला दिया करते थे। ठीक है, तो इसके लिए भी महिलाओं ने बहुत प्रयास किए, तब जो है ये दहेज वाला कानून बना। आगे देखिए, कह रहे हैं दहेज से संबंधित कानून को बदला गया ताकि दहेज मांगने वाले परिवार को दंडित किया जा सके। तो क्या यूं ही बदला गया? नहीं, बहुत प्रयास किया गया। तो ये आप देखिए, यहाँ पे एक महिला है जिनका चित्र आपको दिखाया गया है। ठीक है, ये देखिए, ये महिला है, इनका चित्र दिखाया गया है, और ये क्या थी, तो इनका नाम था सत्या रानी। ठीक है, जो कि महिला आंदोलन की एक सक्रिय सदस्य थी, और इनकी पुत्री को ना दहेज के लिए इनके ससुराल वालों ने मार दिया था। तो वही यहाँ पे दिखाया गया है, सर्वोच्च न्यायालय की सीढ़ियों पे बैठी हुई हैं कि भाई हमें अधिकार मतलब कि हमें बताओ हम क्या करें, हमने जिस बच्चे को इतने सालों तक पाला, मात्र कुछ पैसों के लिए उसे लोगों ने छीन लिया हमसे, अब हम क्या करें। तो वही सारी चीज़ें हैं। आगे देखिए, यहाँ देखिए जागरूकता बढ़ाने की बात हो रही है, तो औरतों ने अपने अधिकार यानी अपने राइट्स से संबंधित जो डिमांड है उसको कैसे मतलब कि उठाया, कैसे लोगों को जोड़ा, वो चीज़ यहाँ बता रहे हैं कि उन लोगों ने क्या काम किया। एक तो गीतों का सहारा लिया, जो मतलब कि पहले होता था नाटक नुक्कड़ खेला जाता था, लोग चौराहे वगैरह पर इस तरह के जो नाटक वगैरह हैं वो खेलते थे, अब तो होता ही नहीं है। तो वो चीज़ की, जनसभाएं की, और इन सारी चीज़ों को अपना करके उन्होंने अपने मतलब कि संदेश को जन जन तक पहुंचाया कि देखो भाई आपके साथ क्या गलत हो रहा है, इसके लिए आपको आवाज़ उठानी पड़ेगी और आपको हमारे साथ आना पड़ेगा। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें इनके द्वारा की गई, ये आप देख सकते हैं।
फिर देखिए विरोध वगैरह भी किए गए, मतलब केवल और केवल जागरूकता ही नहीं फैलाई गई, महिलाओं ने मिलजुल करके विरोध भी किया। तो जब महिलाओं के हितों का उल्लंघन होता है जैसे किसी कानून अथवा नीति के द्वारा, तो महिला आंदोलन ऐसे उल्लंघनों के खिलाफ आवाज उठाते हैं। लोगों का ध्यान खींचने के लिए रैलियां, प्रदर्शन और भी कई असरदार तरीके इनके द्वारा अपनाए जाते हैं, ये भी याद रखिए। यहाँ देखिए बंधुत्व व्यक्त करना यानी कि जो सॉलिडारिटी है, मैंने कहानी सुनाई थी ना कि अभी हाल ही में वो जो मतलब कि सुंदरी वाला होता है ना प्रतियोगिता, उसमें कुछ ऐसी बात हुई थी, किसी ने गेट आउट बोलने के चक्कर में माफी मांगनी पड़ी थी, याद आ रहा है कि नहीं, बताया था ना, वही चीज है। तो देखिए बंधुत्व क्या है, यहाँ पे देखिए महिलाओं ने कैसे बंधुत्व व्यक्त किया है। तो न्याय के अन्य मुद्दों व औरतों के साथ बंधुत्व व्यक्त करना भी महिला आंदोलन का ही हिस्सा रहा है, ये भी याद रखिए। 8 मार्च जो कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है, याद रखिएगा। इसको दुनिया भर की औरतें जो है वो अपने संघर्ष को ताज़ा करने के लिए, जश्न मनाने के लिए यहाँ पे लोग इकट्ठा होती हैं और कहते हैं देखो भैया आज हम लोगों का दिवस है। यहाँ देखिए हर साल 14 अगस्त को बाघा में, कहाँ पे, बाघा, और जो कि भारत और पाकिस्तान की बॉर्डर पे है, यहाँ पे हजारों लोग इकट्ठा होते हैं और एक सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करते हैं। तो ये जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है ये कहाँ का है, बाघा का है, ठीक है। और बाघा कहाँ है, भारत और पाकिस्तान की बॉर्डर पे है। किस तरह से, तो ये देखिए मतलब कि बंधुत्व प्रदर्शित करने के लिए मोमबत्तियां जो है, जलती हुई मोमबत्तियां चलाते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए, और जला के उठाए हुए हैं, आपको दिख ही रहा है, बस खत्म ही है, ज़्यादा कुछ नहीं था, लेकिन जो था वो मैंने बता दिया है। हाँ मैं समझ रही हूँ थोड़ा स्पीड में बताया तो बहुत सारी चीज़ें हैं, हो सकता है आपको ना समझ आई हो, तो उसके लिए ही तो है कि आप एक बार पीडीएफ को खुद से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि एनसीईआरटी जब तक आप खुद नहीं पढ़िएगा, और उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि कुछ रह गया है इसमें, कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो नहीं समझ आए, तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ लीजिएगा, फिर मैं अगली वीडियो में उसको क्लियर कर दूंगी। लेकिन अभी के लिए तो बस इतना ही है। हाँ, जो शब्द संकलन है ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है शब्दों को। तो रूढ़िवादी धारणा क्या है, तो हमने पहले भी बताया कि जब हम ये विश्वास करने लगते हैं कि किसी विशेष धार्मिक, आर्थिक या क्षेत्रीय समूह के जो लोग हैं उनकी कुछ निश्चित विशेषताएं होती हैं, जैसे गांव वाले गंवार होते हैं ठीक है, या वे केवल खास प्रकार का ही कार्य कर सकते हैं, यानी कि गांव वाले केवल खेती बाड़ी कर सकते हैं, वो और कोई फील्ड में काम नहीं कर सकते हैं, तब जो रूढ़िवादी धारणाएं हैं इनका जन्म होता है, ठीक है। जैसे इस पाठ में हमने देखा कि लड़का और लड़कियों को अलग अलग विषय लेने के लिए कहा गया, देखना कि नर्स जो है वो महिलाएं बन सकती हैं, डॉक्टर जो है वो पुरुष होंगे, पायलट जो है वो पुरुष होंगे, वही चीज़ है। कह रहे हैं कि कारण उनकी रुचि ना होकर के उनका लैंगिक जो मतलब कि अंतर है वो था, यानी कि लड़का और लड़की के रूप में पैदा होना। कह रहे हैं रूढ़िवादी धारणाएं हमें लोगों को उनकी वैयक्तिक विशिष्टताओं के साथ देखने से रोक देती हैं। ये डायरेक्ट क्वेश्चन हमारे एनसीईआरटी से उठा करके हमारे प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, ठीक है, तो याद रखिएगा इस लाइन को। भेदभाव क्या होता है, तो भेदभाव अमीरी गरीबी के आधार पे कैसे भेदभाव होता है, देखिए। तो भेदभाव तब होता है जब हम लोगों के साथ समानता व आदर का व्यवहार नहीं करते हैं। ये तब हमें देखने को मिलता है जब व्यक्ति या संस्थाएं पूर्वाग्रह से ग्रसित होती हैं, और भेदभाव उस समय होता है जब हम किसी के साथ अलग व्यवहार या भेद करते हैं, ठीक है। तो वही वाली बातें एक ही जैसी है, जैसे लड़कियां ये काम कर सकती हैं, ये क्या है, ये रूढ़िबद्ध धारणा है, लेकिन तुम लड़की हो, तुमको ये नहीं करना चाहिए, ये क्या है, भेदभाव है। बस इतना सा अंतराल है, ठीक है। अमीरी और गरीबी के आधार पे तो बहुत ज़्यादा भेदभाव होता है। फिर देखिए उल्लंघन क्या है, तो जब कोई ज़बरदस्ती कानून को तोड़ता है या खुले रूप से किसी का अपमान करता है, तब हम कह सकते हैं कि उसने इस चीज़ का उल्लंघन किया है। हम सभी जानते हैं कि लोग क्या काम करते हैं, ट्रैफिक रूल्स का उल्लंघन करते हैं। यौन प्रताड़ना, तो इसका मतलब होता है कि औरत की इच्छा के विरुद्ध उसके साथ यौन या शारीरिक जो मतलब की हरकतें हैं वो करना। तो मेरे ख्याल से आप समझ ही रहे होंगे कि मतलब बिना इच्छा के, औरत की इच्छा नहीं है बावजूद इसके उसके साथ आप बहुत मतलब कि फिजिकल होने के चक्कर में हैं, तो वो चीज़ है कि भैया यौन रूप से उसे प्रताड़ित कर रहे हैं, ठीक है। बस यही चीज़ें हैं, और ना केवल फिजिकल होना बल्कि आँखों से इशारा कर रहे हैं या फिर सीटी-वीटी मार रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं कुल मिला कर के, ठीक है? तो बस इतना ही था। आज की क्लास में मैंने बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लेन किया, लेकिन 2 चैप्टर भी समाप्त हो गया है। एमसीक्यू पहले ही करवा दिया था। एक को बार नहीं कहा मैंने कि वीडियो को हाइप कर दीजिए, अगर पसंद आया तो हाइप कर दीजिए, लाइक वाइक तो कर ही दीजिएगा, कमेंट करना मत भूला करिए ताकि मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन आता रहे। अगली वीडियो में मिलेंगे, ठीक है? तो फिर आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।